So hello everyone and welcome back to Marksop. In this particular session, we are going to start a very important unit from examinations point of view, that is biotechnology. It is one of the most shortest and one of the most scoring units from NEET point of view. And यहाँ से बोर्ड में भी काफी सारे अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, यानी अगर आप इस पूरी की पूरी यूनिट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, तो आप काफी अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस यूनिट के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। हर साल का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इस चैप्टर से आप लोग इनफैक्ट क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगले साल कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और उन्हीं में से आपको इनफैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं इन योर क्वेश्चन पेपर्स। इस यूनिट में अगर आप एनसीईआरटी मास्टर क्लास को ठीक से देखते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकायदा आप लोग पूरे मार्क्स ला पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हर चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें। द बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। यानी अगर आपको किसी चीज का रोल पता है, अगर आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, आप उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और आप उसे कैसे डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, अगर आप इन सारी चीजों में लिंक बना पा रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक्स में आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को ठीक से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसपे हमने काफी डिटेल्ड वीडियोस बनाई थी, तो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी इज अ केक वॉक। आपको सिर्फ एक मस्त सा गार्डन है, उसमें घूमना है 2-2.5 घंटे, एंड अल्टीमेटली यू विल बी सीइंग कि आपको सारी की सारी चीजें पहले से पता थी। अगर आप कंसेप्चुअली साउंड हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स को ठीक ठाक तरीके से भी जानते हैं, डीएनए आरएनए के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, प्लाज्मिड की डेफिनेशन अगर आपको पता है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि इसको बहुत आराम से और बहुत प्यार से सुने और एक शॉट में सुने, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं वो लिंक्ड हैं। आप पहले एक चीज पढ़ते हो, दैट इज प्रोसेस ए। प्रोसेस ए का जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोसेस बी में जाएगा, देन उसका प्रोडक्ट प्रोसेस सी में जाएगा, देन प्रोसेस डी, देन प्रोसेस ई। तो इसी हिसाब से ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये एक लिंक बनाते हैं, ये एक चेन बनाते हैं, और इस चेन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी आपके टिप्स पे हो जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है और एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीस को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, यू विल बी एबल टू टैकल इट डाउन फॉर श्योर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस टॉपिक अप एंड अल्टीमेटली आप लोग मेरी स्लाइड्स को भी ठीक तरीके से देख पाए। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही कुछ बातें पता लग रही हैं, दैट द नेम ऑफ चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो हमें यहां पर यह जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है, यानी किस आधार पर काम करता है, एंड प्रोसेसेस, उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तरकीबें कौन कौन सी हैं, हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब जो कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है वो ये है कि आप बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करा रहे हो। यानी हम जिस लाइफ साइंसेस को जानते हैं जिसमें जूलॉजी और बॉटनी है, बॉटनी के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंदर हम एनिमल की स्टडी करते हैं, वहां पर हम लोग अब टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को घुसाने वाले हैं, सो दैट आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल पर, बहुत ही डीप लेवल पर इन चीजों को समझ पाए, एज वेल एज मॉलिक्यूलर लेवल पर आप चीजों को मैनिपुलेट भी कर पाए, चेंज भी कर पाए। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो काम करने वाला पदार्थ है, जो वर्क हॉर्स है आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे कामों को देखता है, दैट इज प्रोटीन। और प्रोटीन किसकी इंस्ट्रक्शन पे बनता है? प्रोटीन बनता है डीएनए की इंस्ट्रक्शन पे। वी ऑलरेडी नो अबाउट द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और वहां से हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बना सकता है, यानी अपनी कॉपीज बना सकता है। डीएनए आपका ट्रांसक्राइब करके यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एमआरएनए बना सकता है, यानी मैसेंजर आरएनए बना सकता है, एंड वो मैसेंजर आरएनए आगे चल करके क्या बनाता है? प्रोटीन। और वो प्रोटीन आपकी बॉडी में एंजाइम की तरह, डिफेंस मॉलिक्यूल्स की तरह, रिसेप्टर्स की तरह, आपके अलग अलग चीजों की तरह, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स की तरह, ट्रांसमेम्ब्रेन टनल प्रोटीन्स की तरह अलग अलग तरीके से काम करता है। यहां पर अगर आप एक चीज को देखें तो आप ये क्या कह सकते हैं कि डीएनए को अगर मैंने चेंज कर दिया तो आरएनए चेंज हो जाएगा, और आरएनए को अगर मैंने चेंज कर दिया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। इज दैट द केस? यस। हमने म्यूटेशन में यही पढ़ा था कि अगर आप डीएनए को चेंज कर दो तो आपका प्रोटीन चेंज हो जाएगा। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक इंडिविजुअल का डीएनए उठाकर दूसरे में डाल दूं, एक पर्टिकुलर जीन उठाकर के मैं इंडिविजुअल ए से इंडिविजुअल बी में डाल दूं, तो इंडिविजुअल बी में एक नया प्रोटीन बनने लग जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर समझ लो एक इंडिविजुअल है ए जो कि है ह्यूमन बीइंग,
अब मैं ह्यूमन बीइंग के किसी जीन को एक्सप्रेस कराना चाहता हूं बैक्टीरिया में, तो मैं ह्यूमन बीइंग से उस जीन को उठाऊंगा और बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल दूंगा। अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर हमारा पीस ऑफ डीएनए सर्वाइव कर जाता है और रेप्लिकेट कर जाता है, अगर वो रेप्लिकेट कर जाता है, इसका मतलब वो ट्रांसक्राइब भी करेगा, इसका मतलब वो ट्रांसलेट भी करेगा, तो जो ह्यूमन का प्रोटीन था वह बैक्टीरिया बनाने लग पड़ा है, एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। काफी सारी ऐसी मेडिसिन हैं, काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी, काफी सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो कि आप डीएनए को इस्तेमाल करके बनाते हो, और यहां पर इनको एक मास प्रोडक्शन के लिए आवश्यकता होती है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो अपने आप को बार बार जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर पाए। इंसानों को रेप्लिकेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यू नो दैट वेरी वेल। हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही स्लो है, लेकिन एक बैक्टीरिया अपना नंबर सिर्फ 20 मिनट के अंदर बढ़ा सकता है। यानी अगर आपने एक बैक्टीरिया के अंदर किसी एंटीबायोटिक का जीन डाल दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन डाल दिया, तो वो अगर दो में कन्वर्ट हो जाता है, दो बैक्टीरिया बने तो दोनों के अंदर अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होगा, क्योंकि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन पूरा डीएनए सेम तरीके से कॉपी होता है। फिर दो बैक्टीरिया अगर चार बैक्टीरिया बनाएंगे तो सब में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होगा, 4 8 बनाएंगे, 8 16 बनाएंगे, एंड इस हिसाब से अगर आप ओवरनाइट भी एक बैक्टीरियल कल्चर को छोड़ देते हो, खाने पीने का सामान देकर अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करा देते हो, तो सुबह तक ही वो मिलियंस एंड बिलियंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनका नंबर हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने बैक्टीरिया लिए थे इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में, उस बेसिस पे आपके बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, करोड़ों गुना भी हो सकते हैं। तो इनमें किसी प्रोटीन को बनाने की ताकत, इनमें किसी प्रोटीन को बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हमें उस क्षमता का यहां पर क्या करना है, प्रयोग करना है। हम क्या करेंगे, अपना कोई जीन, ह्यूमन का कोई जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करा देंगे, यानी बैक्टीरिया अब हमारा प्रोटीन बनाने लग पड़ा है, और बैक्टीरिया का हम नंबर बढ़ा देंगे। एक बैक्टीरिया था, उससे 1 करोड़ बैक्टीरिया बना लिए, तो पहले सिर्फ एक बैक्टीरिया के अंदर हमने ह्यूमन का जीन डाला, अब ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते 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 1 करोड़ ऐसे बैक्टीरिया बना बैठा जिनमें ऑटोमेटिकली हमारा जीन इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो पहले एक बैक्टीरिया हमारा प्रोटीन बना रहा था, अब 1 करोड़ बैक्टीरिया हमारा प्रोटीन बना रहे हैं, फिर वो 1 करोड़ आगे चल के रेप्लिकेट करेंगे, तो आगे चल के हो सकता है 100 करोड़ बैक्टीरिया हमारा प्रोटीन बनाए, और प्रोटीन की क्वांटिटी ऐसे बढ़ती जाएगी, तो लेबोरेटरी के अंदर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं, इनफैक्ट कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं, एज अ मेडिसिन उसको मार्केट में उतार सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जबकि अगर हमारी बॉडी की हम बात करें, तो हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर केमिकल अगर आप तैयार कराएंगे तो वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बनेगा, एंड अल्टीमेटली आप लोग हर ह्यूमन से कोई केमिकल कलेक्ट भी नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू बी अ कम्बरसम प्रोसेस, और काफी सारे एथिकल इश्यूज भी इसके अंदर आएंगे, लेकिन बैक्टीरिया में आप लोग इस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो, और एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक अच्छी चीज भी हो जाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी के काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारे टेक्निक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। काफी वाइटल टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, जैसे अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन, एंड थर्ड थिंग इज पीसीआर। ये आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड इसके अलावा इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द वेरी सेम यूनिट, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम जानेंगे कि आखिर हम एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग डेयरी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग डिजीज को करेक्ट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जीन थेरेपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग एंजाइम थेरेपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट की कमी नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग और भी बना दिया जाएगा जैसे जैसे आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में आगे टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की जनरल डेफिनेशन से कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी 2 शब्दों से बनी है, जैसा मैंने आपको बताया। बायो मतलब कि लाइफ साइंसेज यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, एंड टेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब आपने टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगी बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल फॉर ह्यूमंस। यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन द्वारा यूज किए जाने के लिए आप अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से उसका एंजाइम उठाते हैं या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को उठाते हैं तो इसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायो का मतलब क्या था? बायो का मतलब था लाइफ, तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही। एंड टेक्निक्स इज स्टैंडिंग फॉर टेक्नोलॉजी, राइट? यानी हमने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और एक इंडिविजुअल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करी जो कि ह्यूमंस के काम आ सके। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला। ये एक ट्रेडिशनल व्यू है, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपने क्या कह दिया, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को भी आप यूज कर सकते हैं, उसके एंजाइम्स को भी आप यूज कर सकते हैं।
यानी अगर आप यहां पर कर्ड जमा रहे थे लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। अगर आप यहां पर वाइन बना रहे थे, अगर आप बियर बना रहे थे फर्मेंटेशन की हेल्प से, आपने सैकेरोमाइसिस को यहां पर यूज किया, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को यानी ईस्ट को इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, सिंस आपने ब्रीवर्स ईस्ट का इस्तेमाल किया है, तो इसमें आपने पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ट्रेडिशनल व्यू आपका अकाउंट में लिया गया है। ट्रेडिशनल व्यू क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को अगर आप यूज कर रहे हो और उससे ह्यूमन के बेनिफिट के लिए आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। ये एकदम लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन है जो किसी को भी हम बता सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजी से एसोसिएटेड हो, चाहे वो बायोलॉजी से एसोसिएटेड ना हो। अगर कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा आपसे पूछता है भाई बायोटेक क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके किसी पार्ट को इस्तेमाल करके कुछ बेनिफिशियल तैयार करना जो ह्यूमंस के काम आ सके, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सबसे बेसिक डेफिनेशन हमारे दिमाग में यही आती है। लेकिन इसका एक मॉडर्न व्यू भी होता है। अगर आप ट्रेडिशनल व्यू को छोड़ करके मॉडर्न व्यू की तरफ बढ़े, तो मॉडर्न व्यू क्या हो जाएगा, इसका मॉडर्न व्यू ये हो जाएगा कि आप यहां पर यूज करेंगे मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जीएमओस। आप यहां पर जीएमओस यूज करेंगे। जीएमओस क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो पहली बात तो आप यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज करेंगे, यानी कि आपका एक गेहूं का प्लांट था, उस गेहूं के प्लांट में आपने एक ऐसा जीन डाला कि वो आपका अच्छा कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अच्छा प्रोटीन भी बना दे। तो आप क्या कर दिया, आपने गेहूं को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, आपने उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन डाल दिया है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो क्या अब गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। सिमिलरली आपने सुना होगा ग्लो इन डार्क कैट के बारे में, एक ऐसी कैट जो कि ग्लो करती है डार्क में, जैसे कि उनके एक्सीडेंट्स ना हो, तो उनके अंदर क्या है, पर्टिकुलर प्रोटीन को आप लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करा देते हैं। जीएफपी नाम का प्रोटीन होता है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। तो आपको काफी बार फ्लोरेसेंट एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं जिन पे अच्छी खासी टेस्टिंग आजकल चल रही है। सिमिलरली आपके ग्लो इन डार्क प्लांट्स जो हैं वो भी तैयार किए जा सकते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो कि खुद ही स्ट्रीट लाइट की तरह भी काम करेंगे, प्यारी प्यारी सी हल्की हल्की सी लाइट्स उनसे जलने लग जाएगी। तो अगर आप प्लांट को इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मॉडिफाई कर देते हैं, तो फर्दर जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर वो जीन जो है रेप्लिकेट होता रहेगा, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से चौथे में पहुंचता रहेगा, एंड अल्टीमेटली आपके पूरे प्लांट के सभी सेल्स के अंदर एक जीन जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज पहुंच जाती है। तो मॉडर्न व्यू में क्या हुआ, पहला आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना है, दूसरा इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके आपको लार्ज स्केल के ऊपर चीजों को प्रोड्यूस करना है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप यहां पे करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा बर्तन लिया और उसके अंदर आपने थोड़ी सी मेडिसिन बना ली, नहीं। अगर आपको ये मेडिसिन बनानी है और आपको लगता है कि ये मेडिसिन लाभदायक होगी, बहुत ज्यादा ह्यूमन बींग्स के लिए, इसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो इसको आपको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना होगा, आपको बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल करना होगा। बायो रिएक्टर्स ऐसी बड़ी बड़ी टंकियां हैं, जैसे आपके घर पे रखी रहती है ऊपर सिंटेक्स की टंकी जिससे आपके घर के अंदर पानी आता है, उतनी बड़ी बड़ी टंकियां या फिर उससे भी बड़ी टंकियां आपकी बायो रिएक्टर्स के फॉर्म में अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर, अलग अलग बायो प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर लगी हुई होती हैं, जिनका जो बेसिक वॉल्यूम है वो 100 लीटर का भी हो सकता है, 1000 लीटर तक का भी हो सकता है, इनफैक्ट उससे भी बड़े होते हैं, लेकिन आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। तो काफी बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न व्यू मतलब इसमें सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पर इंपॉर्टेंस रखी गई कि हाँ, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आप कहीं मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और आप टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हो, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप एक वैक्सीन बना रहे हो, जैसे कोरोना की वैक्सीन है, इट इज एन आरएनए वैक्सीन, लेकिन अगर आप डीएनए वैक्सीन भी बनाते हो, आप किसी जीन डिसऑर्डर को ट्रीट करने की कोशिश करते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप बायो को टेक्नोलॉजी की हेल्प से जैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट होंगे। सो देयर इज अ मॉडर्न व्यू एंड देयर इज अ ट्रेडिशनल व्यू या कन्वेंशनल व्यू। इन दोनों को मिला करके फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यानी ईएफबी ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को। और क्या बोला इन्होंने, डेफिनेशन क्या दी, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉमा के अंदर डेफिनेशन डाली हुई है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ऐसे ही याद होनी चाहिए और आपको इनिशियली कोट भी करना पड़ेगा दैट अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द ईएफबी, क्या डेफिनेशन है बायोटेक की। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब आपने नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर दिया, यानी आपने बायोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया, किसके साथ,
ऑर्गेनिजम्स के साथ, यानी आपने पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लिया। जैसे आपने ब्रेड, बियर बनाई, वाइन बनाई, आपने ईस्ट का इस्तेमाल कर लिया, पूरा ऑर्गेनिज्म ले लिया, ले सकते हो। आपने सेल्स का इस्तेमाल कर लिया, कोई बैक्टीरिया का सेल है जिसका आपने इस्तेमाल कर लिया, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है जिसका आपने सेल निकाला, उसका इस्तेमाल कर लिया। पार्ट्स देयर ऑफ, आपने सेल के पार्ट्स का इस्तेमाल कर लिया। यानी सेल के पार्ट्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड। आपने न्यूक्लिक एसिड निकाल लिया किसी पर्टिकुलर सेल का एंड आपने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली पार्ट्स देयर ऑफ, आप पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स एक जैसे दिखाई दे। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे इन द 11th क्लास, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि देयर आर इनहिबिटर्स, और वो इनहिबिटर्स कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। यानी लेट्स से यहां पर आपका एक एंजाइम है, यहां पर आपका एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट ऐसी दिखती है। अगर इसकी एक्टिव साइट ऐसी दिखती है तो एक अच्छा खासा भोला भाला सबस्ट्रेट भी यहां पर आपका जो है फिट हो सकता है। अच्छा खासा भोला भाला सबस्ट्रेट है, सर पे इसके ताज है, ये भी आ सकता है। लेकिन यहां पर एक गुंडा भी आ सकता है। ओके, यहां पर एक गुंडा भी आ सकता है, दांत इसके बना देते हैं बढ़िया और सींग बना देते हैं, ये भी आ सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। काफी बार आप क्या करते हो, किसी बैक्टीरिया को रोकने के लिए क्या करते हो, अपनी तरफ से एक प्री सिंथेसाइज्ड गुंडा भेजते हो कि बैक्टीरिया को चाहिए कि ये जो सबस्ट्रेट है ये आए और अपना प्रोडक्ट बना ले। बैक्टीरिया को ये चाहिए, और बैक्टीरिया की मन मर्जी का अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो आपकी बॉडी पर और हमला करेगा। आपको क्या करना है, आपको ये गुंडा भेज देना है। आप अगर इस गुंडे को भेज दोगे और एक गुंडा आपका सबस्ट्रेट की जगह जाकर बाइंड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा जो बैक्टीरिया को चाहिए था। अगर बैक्टीरिया के मन मर्जी के प्रोडक्ट नहीं बन रहे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो आप मॉलिक्यूलर एनालॉग्स यानी काफी सारे एंजाइम्स, काफी सारे सबस्ट्रेट्स, काफी सारे अलग अलग केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको क्या करना है बायोटेक्नोलॉजी में, आपको बायोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। किस किस के साथ? या तो पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज कर लो, या उसका सेल यूज कर लो, या सेल का पार्ट यूज कर लो, या मॉलिक्यूल्स यूज कर लो, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स यूज कर लो। तो मुझे डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इंटीग्रेट करना है। किसको? नेचुरल साइंस को। किसके साथ? या तो पूरे ऑर्गेनिज्म के साथ, या सेल के साथ, या उसके पार्ट के साथ, या मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज बीन स्टेटेड दैट biotechnology is the integration of natural science with cells, molecular analogues, cellular parts और the whole organism for products and services, जो कि ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है? पहले ऑर्गेनिज्म, सेल, सेल के पार्ट्स जिसको पार्ट देयर ऑफ कहा गया है, एंड अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से। तो क्या हुआ, एक आपका ट्रेडिशनल व्यू जिसमें सब कुछ आता है, जहां भी किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लिया और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना दिया, चाहे वो दही हो, वाइन हो, बियर हो, ब्रेड हो, बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न व्यू में क्या किया, इसकी मॉडर्न इंपॉर्टेंस को एनालिसिस में रखा गया और उसका हमने क्या किया, उसका हमने इनकॉर्पोरेशन किया इन आर डेफिनेशन। जैसे भाई टेस्ट ट्यूब बेबी बनानी है, डीएनए वैक्सीन बनानी है, एक जीन को सिंथेसाइज करना है, उस जीन को इस्तेमाल करना है, एक जीन डिफेक्ट को या डिसऑर्डर को हमें करेक्ट करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। मेडिसिनल पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। ईएफबी ने क्या किया, इन दोनों के दोनों व्यूज को कंपाइल कर दिया कि हाँ भाई ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यूज को मिला करके हम क्या बोलेंगे कि चाहे आप ऑर्गेनिज्म का यूज कर लो, चाहे सेल का, चाहे उसके पार्ट का, चाहे मॉलिक्यूलर एनालॉग का, और इसे इंटीग्रेट कर दो नेचुरल साइंसेस के साथ और कुछ बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करो ह्यूमन वेलफेयर के लिए। यही बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें कर सकती है अकॉर्डिंग टू वैरायटी ऑफ व्यूज। बायोटेक्नोलॉजी कैन टेक इनटू अकाउंट द माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, यानी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होती है। जैसे कर्ड अगर आप बनाते हैं तो कर्ड आप किसकी वजह से बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से बनाते हैं या लैक्टोबैसिलस की वजह से बनाते हैं। ब्रेड अगर आप बनाते हैं तो किसकी वजह से बनाते हैं? आप बनाते हैं बेकर्स ईस्ट की वजह से, विच इज सैकरोमाइसिस। वाइन बियर अगर आप बनाते हैं तो अल्टीमेटली ये भी बेकर ईस्ट की वजह से बनता है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे बैक्टीरिया, पूरे के पूरे ईस्ट सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों के दोनों यूनिसेलुलर हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई ईस्ट तो है ही यूनिसेलुलर, तो आपने चाहे उसका सेल इस्तेमाल कर लिया, चाहे आप बोल दो पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लिया, बात तो एक ही पड़ेगी।
तो आपने यहां पर क्या किया, पूरे सेल या पूरे ऑर्गेनिज्म का, पूरे इंडिविजुअल का इस्तेमाल किया और दूध दही बना लिया बेसिकली अपने हिसाब से, राइट। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, फीमेल गैमेट डाला, फीमेल का मेल गैमेट डाला, और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने फर्टिलाइजेशन करा दी, जिसके बाद आपका जाइगोट बन जाएगा। एंड ये जो सिंगल सेल जाइगोट है ये फर्दर आपका डिवाइड करने लग पड़ेगा, एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर इनफर्टाइल हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो वाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि आप बॉडी के बाहर यहां पर अलग अलग सेल्स को फ्यूज करते हो। देन सिंथेसाइजिंग एंड यूजिंग अ जीन, एक जीन आपको बनाना है तो आप लेबोरेटरी में क्या कर सकते हो, एक जीन को सिंथेसाइज भी कर सकते हो। जीन क्या है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, राइट। आपकी बॉडी का जो कंप्लीट डीएनए है उसका एक पार्ट है, और जीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, जीन एक्सप्रेस करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। तो आपको क्या करना है, आपको समझ लो एक जीन के बारे में पता लग गया कि एक जीन है आपका 10 न्यूक्लियोटाइड लंबा, और उसका सीक्वेंस क्या है, ATGC ATGC AT। तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप इसको लेबोरेटरी में बना सकते हो, पहले ए लगा करके, फिर टी लगा करके, फिर जी, फिर सी, फिर ATGC, फिर AT, क्या बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। वी हैव डिवाइव्ड सम टेक्नोलॉजीज जिससे हम जीन को तैयार कर सकते हैं, और इसको जब हम यूज करेंगे, इसको जब हम किसी पेशेंट की बॉडी में डालेंगे जिसमें जीन एब्सेंट है, या फिर हम अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं तो हम इस जीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्रोटीन बना भी सकते हैं। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक व्यू है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक व्यू है। जो सबसे ऊपर वाला है ये क्या है, ये आपका कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल व्यू था ना उस पे बेस्ड है। लेकिन बचे हुए जो सारे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके मॉडर्न व्यू, ये सारे के सारे आपके क्या है, मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ डीएनए वैक्सीन, आप एक डीएनए वैक्सीन तैयार कर सकते हो, आप डीएनए का एक सीक्वेंस तैयार कर सकते हो, एंड आप उस डीएनए वैक्सीन को किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज सकते हो, जिससे कि वो पेशेंट करेक्ट किया जा सके। तो आप क्या कर सकते हो, एक डिफेक्टिव जीन से होने वाली जो डिजीज है उसको करेक्ट भी कर सकते हो। समझ लो एक जो जीन है वो किसी इंडिविजुअल के अंदर डिफेक्टिव है, तो वो एक गलत सलत प्रोटीन बना दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको उस जीन को रोकना है एंड सही जीन इनकॉर्पोरेट करा देना है पेशेंट के अंदर। देखो यार, अगर आपकी बॉडी में किसी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आप लोगों की डेथ भी हो सकती है। समझ लो एक ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी बॉडी के अंदर वो जीन नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन नहीं बन रहा, वो एंजाइम नहीं बन रहा जो ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में आपकी मदद करता है। तो आप तो जिंदगी भर का भी ग्लूकोज खा ही नहीं पाओगे, और खा रहे हो तो यूज नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप खा भी लो तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को लाना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको अब ऐसी टेक्निक इंप्रूव करनी है, इंप्रोवाइज करनी है, जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर या तो अगर डिफेक्टेड जीन है तो उसको करेक्ट कर पाओ, या फिर एक नया जीन इनकॉर्पोरेट करवा लो, या नया प्रोटीन ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक एंजाइम होना चाहिए जो ग्लूकोज मेटाबोलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी में सारी की सारी चीजें आती हैं। पहला जो व्यू था ये आपका ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल व्यू था, एंड बची हुई जो सारी चीजें हैं इनमें आपकी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे के सारे मॉडर्न व्यूज हैं। एंड EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो आपकी स्टेटमेंट दी थी, जो आपकी डेफिनेशन दी थी, उसमें ट्रेडिशनल व्यू को तो अकाउंट में लिया ही गया, ओके, ट्रेडिशनल पॉइंट को तो अकाउंट में लिया ही गया, इसके साथ साथ मॉडर्न व्यू को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी गई। ठीक है, आई होप डेफिनेशन से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ जब आप बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहां पर 2 कोर टेक्निक्स के बारे में आपको जानना होता है ऑफ द मॉडर्न बायोटेक। यानी आज के दिन में अगर आपको बायोटेक पढ़नी है, बायोटेक समझनी है, तो 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहली चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप प्यार से क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो RDT। RDT का मतलब क्या होता है, नीचे भी RDT लिखा हुआ है। RDT का मतलब होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बात क्या हो गई दोस्त, यहां पे नाम से सब कुछ साफ है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लेंगे और इन्हें रिकम्बाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स।
तो आपने क्या किया, समझ लो कि मुझे मेरा जीन एक्सप्रेस कराना है बैक्टीरिया के अंदर, तो मेरा जो जीन है वो ह्यूमन का जीन है, होमो सैपियंस का, मेरी स्पीसीज अलग है। अगर उसे मैं एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई के अंदर एक्सप्रेस कराता हूं तो बैक्टीरिया मुझसे एकदम अलग है। तो जब एक बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मेरा डीएनए जाएगा अलग से, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए बना ना, ये आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बना, इसे मैं आर डीएनए लिखता हूं। रिकम्बिनेंट डीएनए क्यों बना, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला आपका डीएनए है ये ई कोलाई का है, ये डीएनए आपका अलग ओरिजिन का है, एंड ये जो ऊपर वाला है ये आपका ह्यूमन बींग्स का है, होमो सैपियन का है, ये डीएनए एकदम अलग है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैंने दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए यहां पर मिक्स कर दिया है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए मैंने तैयार कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी। इसे मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलता हूं, क्योंकि यहां पर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, यहां पर मैं चीजों को मिला रहा हूं, चीजों को मैनिपुलेट कर रहा हूं। और किस चीज की इंजीनियरिंग है ये, जेनेटिक मटेरियल की, तो इसे क्या बोला गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दिया गया। इंजीनियर्स क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, राइट, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहां पर जेनेटिक्स के बेसिक्स के ऊपर अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, यानी डीएनए आरएनए पे अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आप जेनेटिक इंजीनियर कहलाएंगे। तो एक अलग से ब्रांच भी होती है बायोलॉजी की, दैट इज कॉल्ड एज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंडिया में काफी बूम पर है ब्रांच। तो जो स्टूडेंट्स आपका बीटेक एमटेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनको आगे एक स्कोप मिलता है कि वो बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, यानी कि आप बायोलॉजी लेकर भी इंजीनियर बन सकते हो और जेनेटिक्स पे काम कर सकते हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए is chemically altered and introduced into the host organism to change its phenotype। यानी आप क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर स्टडी कर रहे हो, आपने उस जीन को उठाया और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी होस्ट के अंदर डाल दिया, और या तो आपने उस डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए इंसर्ट कराते हो, एक नया जीन इंसर्ट कराते हो, तो वो जीन जो है आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगर कोई नया प्रोटीन बनता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके कुछ तो इफेक्ट दिखेंगे ना, वो किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे को तो अफेक्ट करेगा, वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस लेकर आएगा। वही चेंजेस क्या है, आपके फिनोटिपिक चेंजेस। आपके अंदर न्यू प्रोटीन की वजह से काफी चेंजेस आएंगे, उन्हीं की यहां पर बात की गई है। न्यू प्रोटीन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर काफी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या समझनी है कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी, आपको डीएनए को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, आरएनए को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, डीएनए को निकाल करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना पड़ेगा, तभी तो दो अलग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए रिकंबाइन होगा, इसीलिए तो इसे रिकंबिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करना है, यानी आपको सिर्फ उन चीजों को ग्रो होने देना है जो आपके काम की है। समझ लो, मुझे सिर्फ ई कोलाई पे रिसर्च करनी है और ई कोलाई के बगल में साल्मोनेला भी आ चुका है और आपके कुछ और बैक्टीरियम भी आ चुके हैं जो मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं उनको ग्रो नहीं होने देता, मैं स्पेसिफिकली ई कोलाई को ही ग्रो होने दूंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, इट इज नेसेसरी इन द केमिकल इंजीनियरिंग फॉर ग्रोइंग desired microbe or the eukaryotic cell in large quantities for manufacture of antibiotic, vaccine, enzyme। अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियम है जिससे आप वैक्सीन बनवाते हो, या अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियम है जिससे आप एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्ट करते हो, या कोई एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हो, या कोई ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हो, और उसके बीच में आ चुकी है कंटामिनेशन, तो क्या आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर मिल पाएगा? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी सेपरेशन में ही बहुत ज्यादा टाइम और पैसा खर्च हो जाएगा। आप कभी भी ऐसे प्रोसेस को अकाउंट में नहीं लेना चाहोगे। अगर आपका एक ही प्रकार का बैक्टीरिया है और हर बैक्टीरिया आपका प्रोडक्ट बना रहा है, आपके लिए एंजाइम बना रहा है, आपके लिए ड्रग बना रहा है, तो आप उसे इजीली सेपरेट कर पाओगे, मार्केट में यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया उग चुके हैं आपके पेट्री प्लेट के ऊपर, तो क्या करोगे? तो आपको एग्जैक्टली सेपरेशन में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा है, आप एग्जैक्टली सेपरेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा बैक्टीरिया आपके काम का है, कौन सा बैक्टीरिया नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में ही हम क्या कर लेते हैं, चीजों को हम लोग ऑटोक्लेव कर लेते हैं। अगर आप चीजों को ऑटोक्लेव कर लेते हो तो क्या हो जाता है, ऑटोक्लेव में आप बहुत हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हो, 121 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हो, इतना टेम्परेचर होता है आपका, और 15 psi का प्रेशर लगता है। तो आप क्या करते हो, आप जिन भी पेट्री डिशेस का इस्तेमाल करने वाले हो, अगर वो ग्लास की पेट्री डिश है तो आप उन्हें ऑटोक्लेव नाम की एक मशीन में डाल देते हो, राइट। और आप टेम्परेचर
और प्रेशर सेट कर देते हो। इतने हाई प्रेशर के ऊपर और इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आपका कल्चर मीडियम है, अगर आपकी पेट्री प्लेट है, अगर आपका कोई फ्लास्क है, उसमें जो भी कोई इनिशियली बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, जो भी गंदगी लगी हुई होगी, वो सारी किल हो जाती है। इनफैक्ट अगर किसी बैक्टीरिया का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का स्पोर है, वो भी किल हो जाता है। यानी जब आप ऑटोक्लेव से अपने ग्लव्स को अच्छे तरीके से पहन के अपना सामान निकालोगे तो वो एकदम जीरो कंटेमिनेशन वाला सामान होगा। अब उस पेट्री प्लेट में अगर आप एक बैक्टीरिया ग्रो करवाते हो तो उसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो आप चाहते हो, उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। और वो बैक्टीरिया आपका मॉडिफाइड बैक्टीरिया, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज द फर्स्ट स्टेप, ये आपने पहले ही कर दिया उसके अंदर। तो आपका मॉडिफाइड बैक्टीरिया आपने उस कल्चर प्लेट के ऊपर रख दिया, आपने खाने पीने का सामान दिया हुआ है यानी कल्चर मीडियम दिया हुआ है, तो आपका सिर्फ डिजायर्ड बैक्टीरिया ग्रो करेगा एंड आपको बहुत अच्छी ग्रोथ वहां पर देखने को मिलेगी, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दो चीजें जो आपको करनी होती हैं वो क्या है, एक आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को रिकम्बाइन करना। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई जीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर मैं डाल दूं और बैक्टीरिया मेरा प्रोटीन बनाता रहे। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल इज इंसुलिन। सबसे पहले जब डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट किया जाता था तो अलग अलग एनिमल से इंसुलिन निकाला जाता था। तो आपके जो ह्यूमंस होते हैं जिनकी बेसिकली शॉप्स होती है मीट की, जब वो काटते थे एनिमल्स को तो कटे हुए एनिमल्स के पेनक्रियाज से क्या किया जाता था, आपका इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था और वो आपको दिया जाता था यानी ह्यूमंस को दिया जाता था। अब आपका इंसुलिन और बाकी एनिमल्स का इंसुलिन कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन एक दो अमीनो एसिड का म्यूटेशन वहां पर देखने को मिलता है। तो काफी बार आपकी बॉडी क्या करती थी, उसे फॉरेन प्रोटीन समझ के उस पर अटैक कर देती थी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी फॉरेन प्रोटीन पर अटैक कर दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शंस चालू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, साइरन बज जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर कि भाई कोई फॉरेन प्रोटीन आया है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम वैसी रहेगी, आपको इंसुलिन नहीं मिल पाई। लेकिन क्या हो कि आप खुद का ही इंसुलिन इस्तेमाल कर लो तो कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं है, तो एकदम बढ़िया इंसुलिन मिलेगा आपको, तो डायबिटीज पक्का ठीक हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, आप उसके इंजेक्शंस ले सकते हो। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, ह्यूमन का जो इंसुलिन का जीन था वो पकड़ करके डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया ने उस जीन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, यानी डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन कौन सा, इस बार इंसुलिन है। और बैक्टीरिया को फिर हमने बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर, 100 हजार लीटर के कंटेनर्स के अंदर, यानी बायोरिएक्टर्स के अंदर। तो क्या हुआ, क्या हमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। क्या वो बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारी इंसुलिन बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे। क्या वो इंसुलिन हमारे ऊपर अटैक करेगी या रिएक्ट करेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि वो आपका ही जीन है, यानी इंसुलिन आपका ही है, बस बना रहा है उसे बैक्टीरिया, क्योंकि लार्ज स्केल पर आपके अंदर नहीं बन सकता इंसुलिन, लेकिन बैक्टीरिया एक लेबोरेटरी के अंदर लार्ज स्केल पर ग्रो करके बहुत ज्यादा इंसुलिन तैयार कर पाता है। तो एक काम कब होगा, अगर मैंने इकोलाई के अंदर डाला है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जीन जो कि मुझे एक्सप्रेस कराना है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो कि मेरा इंसुलिन का जीन है, अगर वो मैं डाल देता हूं इकोलाई के अंदर, और वहां पर मेरे कल्चर मीडिया में साल्मोनेला भी है, थोड़े बहुत ईस्ट भी उग गए, थोड़ी बहुत गंदी आ गई, फंगस भी उग गई, क्या मुझे प्योर इंसुलिन मिलेगा? नहीं। क्या उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होगा? नहीं। इतने पैसे में तो हम दोबारा से नया इंसुलिन तैयार कर लेंगे, इसीलिए स्टेराइल एम्बियंस को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि जो आपके काम की चीज नहीं है वो कंटेमिनेशन ना प्रोवाइड करे, वो आपकी ग्रो ना करे, वो आपकी स्टेराइल ही रहे। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी थी। तो पहली चीज क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी डीएनए को मैनिपुलेट करना। दूसरी चीज क्या है, स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करना, यानी प्योरिटी को बरकरार रखना, इम्प्योर चीजों को या कंटेमिनेशंस को ना आने देना। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, सिंस देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो उसमें वेरिएशंस के चांसेस नहीं होते। जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट क्लोन होता है, दिखने में भी और जेनेटिकली भी, क्योंकि कोई गैमेट का फ्यूजन, कोई रिकॉम्बिनेशन, कोई चीज नहीं हुई, तो 100% लुक अलाइक एज वेल एज 100% जेनेटिकली सिमिलर आपको बच्चा देखने को मिलता है, क्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां पर आपके क्लोन्स नहीं बनते, यहां पर आपकी डिसिमिलैरिटीज आती हैं, यानी यहां पर आपकी वेरिएशंस आती हैं, और ये वेरिएशंस आपको वक्त के साथ बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है, आपको अडेप्ट होने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि यहां पर वेरिएशंस आएंगी, म्यूटेशन ज्यादा है, यहां पर आपका रिकॉम्बिनेशन है,
राइट? आपका गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके अंदर वेरिएशंस ला सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज फार यूजफुल एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो पुराने लोग थे उन्होंने आर्टिफिशियली चीजों को हाइब्रिडाइज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्हें प्लांट की एक स्पीसीज बहुत अच्छी लगी और उसकी दो अलग अलग वैरायटीज हैं। लेट्स से एक वैरायटी प्रोटीन अच्छा बनाती है, दूसरे वैरायटी में ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो इनका मिक्सचर बने उसमें ग्रोथ भी बहुत तगड़ी आ जाए और प्रोटीन भी बहुत अच्छा बने। इंसान तो फितरत से तो लालची है ना, इंसान चाहता है कि दो चीजों का काम एक में आ जाए। एक में प्रोटीन अच्छा बनता है लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, दूसरे में ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन प्रोटीन अच्छा नहीं बनता। हम क्या चाहते हैं कि इसका एक मेल उठाऊं मैं, इसका एक फीमेल उठाऊं और इनको क्या करा दूं, क्रॉस करा दूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रोटीन भी अच्छा बने और ग्रोथ भी अच्छी आए। इस चक्कर में काफी बार आपको डिजायरेबल कंटेंट मिलता था एट द एंड ऑफ द डे, काफी बार आपको डिजायरेबल कंटेंट नहीं भी मिलता था एट द एंड ऑफ द डे एज वेल। क्योंकि यहां पर क्या है, तुक्केबाजी हो रही है। आपने ऐसा तो नहीं है कि जीन ए को सिलेक्ट किया और ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, जीन बी को सिलेक्ट किया और ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। आपने ऐसा नहीं किया, आपने दो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली ब्रीड करा दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि उनके कौन कौन से कैरेक्टर अगली प्रोजेनी में जाएंगे या कौन से नहीं जाएंगे। ये टोटली हमारे हाथ की बात नहीं रही, इसमें काफी सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काफी बार अनवांटेड कैरेक्टर्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, काफी बार अनवांटेड कैरेक्टर्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जैसा मैंने आपको बताया, ओनली डिजायरेबल जीन्स जो है आप लोग अपनी इच्छा से डाल सकते हो, ओनली डिजायरेबल जीन्स। यानी मुझे चाहिए कि एक गाय जो है बहुत ही अच्छे प्रोटीन का दूध दे, तो मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर गाय की ब्रीड जिसको मैं जानता हूं जो अच्छा प्रोटीन देती है, मैंने उसको पूरा का पूरा चेक किया और मुझे पता लग गया भाई ये पर्टिकुलर जीन है इसके सेल में जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन इट्स मिल्क। मैंने उस जीन को आइसोलेट कर लिया बस, और क्या किया, जो आपकी दूसरी वाली गाय थी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके सेल्स में डाल दिया। तो अब जो दूसरे गाय की ब्रीड थी ये भी जो दूध देगी उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। यानी बाकी सारे कैरेक्टर उस गाय के वैसे रहे, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर मैंने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो कैरेक्टर किस जीन की वजह से है। तो इट इज वेरी प्रिसाइज टेक्निक, इट इज वेरी 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 एडवांस टेक्निक। आप इसमें सिर्फ वो कैरेक्टर्स चाह सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं और आप उनको अगले इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस होने दे सकते हो। लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, आपके अनवांटेड एंड वांटेड दोनों कैरेक्टर्स जा सकते थे। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो आपके काम के हों, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो आपके काम के ना हो, दोनों के दोनों ही अगले इंडिविजुअल के अंदर पहुंच सकते थे। तो यहां पर कुछ चीजें आपकी मर्जी की हैं, कुछ चीजों को आपको झेलना पड़ेगा जबरदस्ती। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है, आपको कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो अच्छी ही मिलेंगी, आपको बेहतर ही मिलेंगी। राइट, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इसीलिए हम लोग आरडीटी को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। तो यहां पर हमें क्या देखना है, तीन बेसिक स्टेप्स के बारे में जानना है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में काम आते हैं। यानी अगर आपको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो आप किन तीन स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। यानी ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी की एक समरी मिल जाएगी कि आप करते क्या है एक जीएमओ बनाने के लिए या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। यानी अगर आपको अपने पसंद का कोई जीन किसी और ऑर्गेनिज्म में डालना है तो आप कैसे अपने उस जीन को किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं, दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इन दिस स्पेसिफिक स्लाइड। तो गाइस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। यानी सबसे पहले आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है कि आपका जीनोम बहुत बड़ा है। लेट्स से जो आपका ह्यूमन जीनोम है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपका कंप्लीट डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इस कंप्लीट डीएनए के अंदर से आपको उस जीन का पता लगाना है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। समझ लीजिए मुझे इंसुलिन बनवाना है अपने बैक्टीरिया से, तो क्या होगा, मुझे यहां पर इंसुलिन का जीन डिजायरेबल होगा। तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये समझ लीजिए ये आपका इंसुलिन के लिए कोड करता है। तो ये क्या है, आपका इंसुलिन का जीन। यानी ये वो जीन है जो मैं बैक्टीरिया के अंदर डालना चाहता हूं। यानी कि ये वो जीन है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो इसे क्या बोला जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, या इसे डिजायरेबल जीन भी बोला जाता है।
यानी ये वो जीन है जो कि मैं किसी और बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट कराना चाहता हूं, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, डिजायरेबल जीन और द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब ये डिजायरेबल जीन एक बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो बैक्टीरिया क्या बनाने लगेगा, इस डीएनए से प्रोटीन बनाने लगेगा और वो अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाएगा। जब डीएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एक्स्ट्रा प्रोटीन बना, ह्यूमन इंसुलिन बना। ह्यूमन इंसुलिन अब क्या है, मेरा डिजायरेबल प्रोटीन है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, डिजायरेबल प्रोटीन और द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों चीजों में फर्क है। जब मैंने इस जीन को अपने सेल से निकाला तो ये क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायरेबल जीन, और जब मैंने इसे बैक्टीरिया के अंदर डाला और वो एक्सप्रेस हो गया, उसने एक प्रोटीन बना लिया, तो जो प्रोटीन बना वो क्या है, डिजायरेबल प्रोटीन और द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। इस बात पे हमें स्पेशल एम्फसाइज करना है। एक बात हम लोग देख चुके थे कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर हम बेहतर ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपके पसंदीदा कैरेक्टर्स काफी बार आ भी जाते हैं, लेकिन पसंदीदा कैरेक्टर्स के साथ साथ नॉन डिजायरेबल कैरेक्टर्स भी इनहेरिट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी यहां पर आपके अनडिजायरेबल जीन्स भी आगे जाएंगे और डिजायरेबल जीन्स भी आगे जाएंगे। यानी जितने आपके काम के जीन्स आगे गए उतने बिना काम के जीन्स भी आगे गए। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था दैट इट इज अ वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस। आप अपने मनपसंद के जीन्स को उठा करके क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। तो ओनली डिजायरेबल जीन्स विल गो टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान लिया कि अच्छा ये वो जीन है जो कि मुझे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजना है। दूसरा, अब मैंने यहां पर क्या किया, अब मैंने इस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर भेजने की पूरी तैयारी कर ली। होस्ट मेरा कौन है इस केस में, होस्ट है मेरा बैक्टीरिया। यानी मैं चाहता हूं कि मेरा इंसुलिन बैक्टीरिया बनाए, तो बैक्टीरिया मेरे लिए होस्ट हो गया। यानी अपने जीनोम के एक छोटे से पीस को, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा करके मुझे बैक्टीरिया में फेंकना है, तो बैक्टीरिया होस्ट हो गया मेरे लिए। तो यहां पर होस्ट कौन हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा। So a piece of DNA cannot multiply itself in the progeny cells of an organism. जरूरी नहीं कि आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है, आपने जो पीस ऑफ डीएनए भेजा है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए और बचे हुए बैक्टीरिया सेल्स के अंदर भी पहुंचे। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। यहां पर काफी सारे फेट्स होते हैं, काफी सारे भविष्य होते हैं इस पीस ऑफ डीएनए के जो आपने बैक्टीरिया के अंदर भेजा है। पहला वेट क्या हो सकता है कि ये आपका न्यूक्लियोइड के साथ इंटीग्रेट ना हो पाया हो और ये रेप्लिकेट ना कर पाए, और ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है। यानी अगर आप यहां पर फेट को नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपने जो डीएनए इनकॉर्पोरेट कराया है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सीक्वेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे आप क्या बोलते हैं, ओआरआई सीक्वेंस। ओआरआई सीक्वेंस क्या होता है, ओआरआई सीक्वेंस को हम लोग प्यार से बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, जहां से रेप्लिकेशन होने की शुरुआत होती है। अगर कहीं पर आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजा और वहां ओआरआई है ही नहीं, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा। अगर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट ही नहीं हो पा रहा है तो कंप्लीट होने के कोई चांसेस नहीं। तो आपको एक ऐसा होस्ट ऑर्गेनिज्म ढूंढना है, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लाज्मिड ढूंढना है जिसके अंदर ओआरआई सीक्वेंसेस मौजूद हों। और आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है, उसके साथ भी इंटीग्रेशन करानी है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। जब तक ये क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा ये आपका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। समझ लो यहां पर मेरे बैक्टीरिया का डीएनए है, ये मेरे बैक्टीरिया का डीएनए है। अब मैंने क्या किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां से उठाया और यहां पर इनकॉर्पोरेट करा दिया। यहां पर अगर मैं इनकॉर्पोरेट कराता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब समझ लो यहां पर आपका ओआरआई भी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो पूरा का पूरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। और बैक्टीरियल क्रोमोसोम जब अपनी कॉपीज बनाएगा तो इसके साथ साथ हमारा ये जो छुटकू सा जीन है जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ये भी अपनी कॉपीज बनाएगा। यानी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। और जब बैक्टीरियल सेल का डीएनए जिसकी कॉपी बन चुकी है अभी अपने आप को जब ट्रांसक्राइब करेगा तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी एमआरएनए बनेगा। उसके बाद हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी आप ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट कर पाएंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें करवाना ही यही है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट
स्टेप यहां पर क्या था कि हमने जो डीएनए आइडेंटिफाई किया है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम होस्ट के अंदर लाद देंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, उसे एक बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर सम केसेस कि वो अपने आप को रेप्लिकेट ना कर पाए डीएनए, लेकिन कुछ टाइम आपका अगर वो ओआरआई के आसपास इंटीग्रेट हो चुका है, वो अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, तो वो अपनी कॉपीज बना सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। सो इट इज इंटीग्रेटेड इनटू रेसिपिएंट जीनोम। जब ये रेसिपिएंट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा तो इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट्स अलोंग विद द होस्ट डीएनए, यानी ये आपका होस्ट डीएनए जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेगा, उसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। जब होस्ट डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब राइबोसोम्स आकर बाइंड करेंगे इस एमआरएनए से या इस आरएनए के स्ट्रैंड से, तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए, हमें अपना क्या प्रोटीन ही तो बनवाना था, प्रोटीन आपका बन जाएगा। तीसरा जो स्टेप है क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। यानी सिर्फ डीएनए को इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस डीएनए को आपको क्या करना है, मेंटेन भी करना है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, जिससे कि आगे अगर 1000 बार भी कॉपी होती है आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम की, तो उसके साथ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी 1000 कॉपीज बने। सो दैट मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के 3 बेसिक स्टेप्स को यहां पर कंसिडरेशन में लें, तो पहला स्टेप क्या होता है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचानना। यानी मेरी बॉडी में से मैं किसी भी सेल को अगर निकालता हूं तो बहुत लंबा जीनोम मुझे मिलेगा, जो कि 46 क्रोमोसोम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना लंबा जीनोम है, उसमें से मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे पहचानना है कि अच्छा ये वाला जो सीक्वेंस है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उस बड़े से डीएनए में से मैं क्या करूंगा, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट लूंगा। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने काटा, इसको मुझे इनकॉर्पोरेट करना है बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर जिसमें मुझे एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम यहां पर बैक्टीरिया स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, तो हम बैक्टीरिया का नाम बार बार ले रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने इंसुलिन जीन को क्या कराना है, ट्रांसलेट कराना है इनटू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो कि होस्ट सेल था, उसके अंदर मैंने अपना डीएनए का फ्रेगमेंट डाल दिया। अब मुझे उसकी मेंटेनेंस करनी है कि भैया जितनी बार आपका ओआरआई के पास प्रेजेंट हमारे बाकी सारे सीक्वेंस रेप्लिकेट करें, उतनी ही बार मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करे और मुझे मजा आ जाए। तो इन 3 स्टेप्स को अब हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो पहला जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना, यानी पहली बार किन्हीं 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को अगर रिकम्बाइन किया गया, तो वो काम किन्होंने किया था, वो काम किया था आपके स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है हर यूनिट के पहले, उसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन 2 साइंटिस्ट के ही नाम लिखे गए। So first recombinant DNA was emerged by linking a gene of antibiotic resistance with the native plasmid of Salmonella typhimurium. Salmonella, which was very related to Escherichia coli, इसमें क्या किया गया, Salmonella typhimurium का जो एक प्लाज्मिड था, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन डाल दिया गया। यानी कोई एंटीबायोटिक है, समझ लो आपका टेट्रासाइक्लिन है, राइट, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस है इस बैक्टीरिया की। यानी समझ लो अगर हमारा साल्मोनेला टाइफिमूरियम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को होल्ड करता है, तो अगर आप टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई डालोगे साल्मोनेला के ऊपर, तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है। इसके पास एक ऐसा जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाता है कि वो टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को नेगोशिएट कर पाए और बैक्टीरिया आपका जिंदा रह जाए। अगर आप साल्मोनेला के नेटिव प्लाज्मिड से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन निकाल करके डाल देते हो ई कोलाई के अंदर, तो क्या ई कोलाई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पहली बार ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, ये इन्हीं में देखा गया था। साल्मोनेला और ई कोलाई वैसे भी काफी रिलेटेड है, तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है एंड अल्टीमेटली एक दूसरे का डीएनए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड। यानी प्लाज्मिड के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हमने प्लाज्मिड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में, तब हमने देखा था एक जो प्लाज्मिड है मेरे दोस्त, ये प्लाज्मिड आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, या आपको कॉलिसिन फैक्टर प्रोवाइड कर सकता है जिसे कॉल फैक्टर हम लोग बोल रहे थे, या आपको हैवी मेटल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, और भी काफी सारे टॉक्सिकेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट करता है। तो इसी प्लाज्मिड के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, तो उस जीन को मैं काट सकता हूं। अगर ये आपका बहुत बड़ा प्लाज्मिड है, लेट्स से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड, ये आपका प्लाज्मिड है,
इस प्लाज्मिड में ये वाला जो जीन था ये मैंने निकाल लिया। ये क्या है? एंटीबायोटिक। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके अंदर प्रेजेंट है? प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। ये आपका प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। ये मैंने क्या कर लिया? ये मैंने रिमूव कर लिया, या मैं क्या बोल सकता हूं, ये मैंने आइसोलेट कर लिया। और अब मुझे किसके अंदर डालना है? ये सेम जीन मुझे डाल देना है ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर। यानी मैंने आपके साल्मोनेला के प्लाज्मिड से एक जीन काटा और ई कोलाई के प्लाज्मिड के ऊपर जाकर जोड़ दिया। तो अब ई कोलाई क्या हो जाएगी? टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट हो जाएगी। यानी अब ई कोलाई की भी मृत्यु टेट्रासाइक्लिन के प्रभाव में नहीं होगी। यानी ई कोलाई जो नेचुरल बेसिस पे आपका पाया जाता था इनिशियली, वो किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाकायदा घुमा करके कि जो आपका नेचुरल ई कोलाई है वो किसी भी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं करता, लेकिन जब आप उसके अंदर कोई जीन डालोगे रिलेटेड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो शो करेगा ही, तब जाकर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। तो यहां पर देखिए दो साइंटिस्ट आपको दिखाए हुए हैं। पहले साइंटिस्ट आपके स्टैनली कोहर, दूसरे साइंटिस्ट आपके हर्बर्ट बोयर। एंड यहां पर आपको दिखाया हुआ है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा एनलार्ज और मैग्नीफाइड एक इमेज में आपको दिखाया हुआ है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, इस बारे में हमें बात करनी है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ज्वाइनिंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज दैट आर इंसर्टेड इनटू अ होस्ट जीनोम टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, रिकम्बिनेंट डीएनए आपको बनाना है, यानी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए आपको मिक्स कर देना है और उसके बाद उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दो, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर डाल दो, जिससे कि नए नए प्रोटीन्स आपके बनने लगे। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब न्यू प्रोटीन्स जो है आपके बनने लगे, क्योंकि एक नया जीन आ चुका है तो नए प्रोटीन्स जो है आपके फॉर्म होंगे। क्योंकि आपने समझ लो एक नया जीन डाल दिया है किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गई ना। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो गई है तो प्रोटीन जो बनेगा उसमें भी आपका एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके काफी सारे सवाल एकदम डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि अगर आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करना है, अगर आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको आपने ढूंढा, उसको आपने प्लाज्मिड में डाला, किसी वेक्टर में डाला या फिर और होस्ट सेल तक पहुंचाया, उसकी रेप्लिकेशन कराई, काफी सारे स्टेप्स हैं। इनमें आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी ये बात हो रही है। तो सबसे पहला टूल जो आपको देखने को मिलता है वो है सीजर। ये क्या है मेरे दोस्त? ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे आप मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हो। मॉलिक्यूलर सीजर इसे क्यों बोला गया? क्योंकि ये आपके मॉलिक्यूल्स को काटने का काम करती है। एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हो, ये स्पेशली एक तरीके का न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लिक एसिड को काटता है। तो ये क्या हुआ? ये आपका डीएनए है, तो इसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है। और ये आपकी कैंची है, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी न्यूक्लियस हो जाएगी। ये आपकी न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला एंजाइम है। यहां पर भी दो तरीके के न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आपका एक्सोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए को एंड पे से काटेगा। अगर डीएनए को एंड पे से काटता है तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 ये आपका एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा। और अगर ये डीएनए को एकदम बीच में से काट देता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। इनके बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यहां पर सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन हमने देखी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि आप मॉलिक्यूलर सीजर से डीएनए को काट देते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो डीएनए है वो बहुत लंबा है, हमारा जो जीनोम है वो बहुत लंबा है, उसमें से मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या मुझे वो काटना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल काटना पड़ेगा। काटने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए जो कैंची की तरह काम करता हो, और कैंची की तरह काम करने वाले एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाम ही है रेस्ट्रिक्शन, यानी आपका रेस्ट्रिक्ट कर देता है, किसी चीज को काट देता है, तोड़ देता है। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या लगेगा? इसके बाद मुझे लगेगा जोड़ने वाला एंजाइम यानी ग्लू। अगर चिपकाने के लिए आपको ग्लू चाहिए, क्योंकि काटने के लिए आपने कैंची का इस्तेमाल किया, तो आपको चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आप दो अलग अलग डीएनए को जोड़ोगे ना। किसकी बात करें हम? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो रिकम्बिनेंट बनाओगी भी तो कैसे? तो आपने एक प्लाज्मिड को काट लिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, आपने एक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट लिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब ये जो कटे हुए डीएनए हैं इनको साथ में ले जाकर स्टिच भी तो करोगे ना, जोड़ोगे भी तो, टांके भी तो लगाओगे इन पे। तो जो टांके लगाने वाला एंजाइम है वो क्या है?
डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, तो ये चीजों को जोड़ने में हेल्प करता है। इसे आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर के अपोजिट इसे आप मॉलिक्यूलर ग्लू या मॉलिक्यूलर गम बोलते हैं। फिर आपको चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोन्स बनाना, यानी एक जैसी काफी सारी कॉपीज बनाना। और वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा था कि काफी सारी बीमारियां होती हैं, आपका डेंगू है, आपका चिकनगुनिया है, ये सारी चीजें कैसे फैलती हैं? मच्छरों से फैलती हैं। तो मच्छर को क्या कहा जाता है? उस बीमारी का वेक्टर कहा जाता है। भाई अलग अलग बीमारियां हैं जो अलग अलग पैथोजन से होती हैं। जैसे आप मलेरिया की बात करो तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है ना, लेकिन फैलता किससे है? मच्छर से फैलता है। तो बीमारी हो रही है प्लाज्मोडियम से, लेकिन फैलती वो बीमारी मच्छर से, तो मच्छर क्या कर रहा है? वेक्टर का काम कर रहा है, वो आपके प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी तक पहुंचाता है। तो यहां पर क्या हुआ? जो क्लोनिंग वेक्टर है ये एक टैक्सी है। जो क्लोनिंग वेक्टर है ये एक टैक्सी है, और ये टैक्सी क्या करती है? ये टैक्सी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाती है होस्ट सेल के अंदर। यानी आप डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में नहीं भेज सकते, आपको क्या करना पड़ता है? टैक्सी का उपयोग करना पड़ता है। तो जो प्लाज्मिड होता है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर। इन प्लाज्मिड को आप लोग जीन टैक्सी भी बोलते हो। यानी ये जीन को क्या करती है? टैक्सी में बैठा करके ले जाती है और होस्ट के सेल तक छोड़ करके आ जाती है। और जिस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आज आप बात करने वाले हैं वो हो जाएगा PBR 322, जिसका ऊपर डायग्राम आपको दिया हुआ। दिस इज PBR 322, द क्लोनिंग वेक्टर विच इज इन योर सिलेबस। तो आपने क्या किया? क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से आपने काफी सारी कॉपीज बना ली। अब आपको एक होस्ट भी चाहिए, जैसे कि बैक्टीरियम वगैरह, जिसके अंदर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कराना है। तो आपने क्या हुआ? ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड था ना, ये आपका रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो था, जिसको आप रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हो, जिसमें आपका बैक्टीरियल प्लाज्मिड और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकम्बाइन हो चुका है, इसको आप कहां डालते हो? ई कोलाई के अंदर डाल देते हो एक्सप्रेस होने के लिए। और यहाँ पे आपका ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, क्योंकि इसके अंदर आपका फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका, तो आपको एक कॉम्पिटेंट होस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये आपके 3-4 टूल्स हैं जिनकी आपको बहुत खास आवश्यकता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटने के काम आएगा, लाइगेज जो जोड़ने के काम आएगा, फिर जोड़ करके आप एक रिकम्बिनेंट डीएनए को डाल दोगे किसमें? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, और क्लोनिंग वेक्टर में डालने के बाद आप उसे पहुंचा दोगे होस्ट के अंदर। और यहां पर जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा और काफी सारे प्रोसेसेस होंगे, तो मल्टीपल एंजाइम सच एज पॉलीमरेज वगैरह भी आपके काम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूं कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। यहां पर हम लोग एक छोटी सी समरी के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। ये ह्यूमन का जीनोम है, ये ह्यूमन का डीएनए है। ओके, दिस इज ह्यूमन जीनोम, दिस इज ह्यूमन जीनोम। अब ह्यूमन जीनोम जो है मेरे दोस्त, इसमें तो काफी सारे जीन्स हैं। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर देखा था कि 25,000 से भी ज्यादा जीन्स आपकी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मिल सकते हैं। यहां पर मुझे क्या चाहिए? यहां पर मुझे अपना एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं मार्क कर लूंगा। यानी सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम था उसमें से मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, यानी लेट्स से मैंने आपके इंसुलिन के जीन को मार्क कर लिया, और मुझे पता लग गया भाई यही वो जीन है जिसकी मैं तलाश में था। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर कट लगा दूंगा, मैं एक यहां पर कट लगा दूंगा, और मैं एक यहां पर कट लगा दूंगा। अगर मैं यहां पर कट लगा दूंगा तो मेरे हाथ में क्या आ जाएगा? मेरे हाथ में क्या आ जाएगा? मेरा छोटा सा जीन आ जाएगा। ये आ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने आइसोलेट कर लिया? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब ये जो आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं कहां डालूंगा? एक टैक्सी के अंदर डालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक टैक्सी को रोकूंगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, एक बैक्टीरियोफेज हो सकता है आपका, या फिर आपका बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है। मैंने इस नन्हे मुन्ने से राही को रोक लिया। ये क्या है? आपका बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, ये आपका बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, और ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? इसे मैं एक वेक्टर भी बोल सकता हूं, या जीन टैक्सी भी बोल सकता हूं। अब मुझे क्या करना है? मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर के अंदर फिक्स कराना है। तो भाई एक कांटा यहां पे भी तो लगेगा, ये अचानक से जाके उसके अंदर घुस थोड़ी जाएगा। एक कांटा लगेगा, आपका वेक्टर डीएनए खुलेगा, और तब जाकर के आपका
ठीक तरीके से काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक कट लगा दूंगा। तो यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी जो ये रेड कलर का कट मैंने मारा था, यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका कट आ जाएगा, सेम कट आ जाएगा। सेम कट क्यों बोल रहा हूं, ये आपको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हमने यहां पर प्रयोग किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको स्टिकी एंड्स पढ़ाऊंगा। यहां पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कम डिटेल रखेंगे, बिकॉज आगे पूरे चैप्टर में डिटेल ही है। इसको मैं सेम प्रकार के सेम कलर के कट से कट लगा देता हूं। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर मैंने यहां पर इतना प्यारा सा कट मार दिया है तो क्या हो जाएगा, ये मेरा जो आपका प्लाज्मिड दिखा रहा हूं मैं, ये खुल जाएगा। भाई एक कट लगा एक गोले के ऊपर तो खुल गया ना गोला। अब क्या हुआ, ये जो जीओआई है ये यहां पर आकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये यहां पर आकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट हो गया, बिल्कुल हो गया, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इनकॉर्पोरेट कर दो, ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी मेरा सफेद कलर का जो वेक्टर का डीएनए है, जो आपका प्लाज्मिड का डीएनए है, उसके साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे फिक्स हो गया। अब मैं क्या मार देता हूं, यहां पर ग्लू के टांके मार देता हूं। अब मैंने यहां पर ग्लू के टांके मार दिए, येलो कलर जो है इसको मैं बोल देता हूं भाई मैंने यहां पर ग्लू लगा दी, यानी मैंने यहां पर क्या लगा दिया, आपका लाइगेज एंजाइम लगा दिया। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, यानी आसपास जो छोटे छोटे गैप थे उनको जोड़ देगा। तो एक कंप्लीट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। इस कंप्लीट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ क्या है, आपका वेक्टर का पूरा डीएनए है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो यहां पर बना, क्या मैं इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं भाई, रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, जहां पर दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए कंबाइन हो जाए। अब यहां पर इसे रिकम्बिनेंट डीएनए बोलना बनता है ना, क्योंकि एक तो आपका ह्यूमन का जीन है और बचा हुआ आपके बैक्टीरियल प्लाज्मिड का डीएनए है। इसका मतलब मैंने बैक्टीरिया के डीएनए को ह्यूमन के डीएनए के साथ मिक्स कर दिया। तो क्या ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, एकदम कहलाएगा, 100% कहलाएगा, विदाउट अ डाउट। अब मैं क्या करता हूं, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इनकॉर्पोरेट करा देता हूं इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो यहां पर मैं एक प्यारा सा बैक्टीरिया का सेल बना लेता हूं। ये क्या है, ये आपका बैक्टीरिया का सेल है, समझ लो, ये आपका इकोलाई का सेल। अब इकोलाई के अंदर क्या है, इकोलाई के अंदर इसका न्यूक्लियोइड है, यानी कि इसका जीनोफोर है, विच इज द मेन क्रोमोसोम, राइट। ये आपका क्या है, इकोलाई का मेन जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, या फिर मैंने इसे क्या बोल दिया, जीनोफोर बोल दिया। न्यूक्लियोइड जीनोफोर बोलने के साथ साथ मैंने इसको क्या बोल दिया, इकोलाई ना बोल करके होस्ट सेल बोल दिया, क्योंकि हम एक जनरल अकाउंट देख रहे हैं, तो हम जनरल टर्म्स का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर प्लाज्मिड का नाम PBr 322 नहीं बोला स्पेसिफिकली, मैंने बोल दिया बस प्लाज्मिड, कोई भी हो सकता है, प्रोसेस आपका एकदम सेम रहेगा। होस्ट सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड और जीनोफोर है, और इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर काफी सारे प्लाज्मिड भी आपको मिलते हैं। तो मैंने क्या करा दिया, मैंने अपना ये वाला जो प्लाज्मिड था ये भी इसके अंदर घुसड़वा दिया, इनकॉर्पोरेट करा दिया। अगर मेरा ये वाला प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो ये प्लाज्मिड अपने साथ क्या लेकर के आया है, ये व्हाइट कलर का प्लाज्मिड अपने साथ क्या लेकर के आया है, ये लेकर के आया है येलो कलर का जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पर आने के बाद क्या होगा, क्लोनिंग होगी, काफी सारी रेप्लिकेशंस होंगी, क्योंकि प्लाज्मिड आपको पता है इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, इसको कोई मतलब नहीं होता न्यूक्लियोइड से, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है। तो क्या कर देगा मेरे भाई, रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, तो अल्टीमेटली काफी सारी कॉपीज बन जाएंगी। जब काफी सारी कॉपीज बनेंगी तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी तो काफी सारी कॉपीज बनेंगी। तो आप अगर यहां पर देखोगे, अगर आपका जो प्लाज्मिड है इसकी काफी सारी कॉपीज बनेंगी, तो सेंटर पे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी काफी सारी कॉपीज बन जाएंगी। और आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखने को मिला कि अगर एक प्लाज्मिड आपने इंटीग्रेट कराया था जिसके अंदर एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अगर एक प्लाज्मिड की 4 कॉपीज बनी तो चारों के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोसेस क्या हो गया, यहां पर काफी सारी चीजें बन चुकी हैं, इसको आप क्या बोलते हो, क्लोनिंग बोलते हो, राइट। आपका रेप्लिकेशन यहां पर हो गया और आपके मल्टीपल जो है आपके डीएनए के कॉपीज तैयार हो गए। अब क्या होगा, अब ये डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्लोनिंग के बाद आपकी जब ट्रांसलेशन होगी तो आपका काफी सारा प्रोटीन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन के बाद आपकी भरमार देखने को मिलेगी प्रोटीन की, भरमार देखने को मिलेगी प्रोटीन की। अगर आपके पास प्रोटीन की भरमार है तो आप उस प्रोटीन को आइसोलेट कर लोगे और क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। यानी जब ये डीएनए ट्रांसलेट करेगा तो क्या बनाएगा,
मेरी चाहत का प्रोटीन बनाएगा, मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बनाएगा, यानी इंसुलिन बनाएगा। और इस इंसुलिन की तो मुझे तलाश थी। ये इंसुलिन मैं आइसोलेट कर लूंगा और यूज करने लग पड़ूंगा अपने कामों के लिए। मुझे डायबिटिक पेशेंट्स का इलाज करना था, उसका मैं यहाँ पर इलाज कर दूंगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने समझ लिया है। तो आपने यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल किया, अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में कट मारने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल किया। आपने जॉइंट लगाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया, यानी आपने लाइगेज का इस्तेमाल किया। आपने फिर ये वेक्टर का इस्तेमाल किया एज अ टैक्सी, जिससे कि आप होस्ट सेल तक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचा सके। और फिर आपने होस्ट सेल का खुद का इस्तेमाल किया, जो कि कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ओवरऑल बात क्या हो गई जी, ओवरऑल बात ये हो गई कि रिकम्बिनेंट डीएनए का पूरा प्रोसेस आपको पता लग गया। और अब हमें इन्हें डिटेल में समझना है कि कट लगाता है तो कौन लगाता है, एंडोन्यूक्लियस लगाता है कि एक्सोन्यूक्लियस लगाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स क्या होती हैं, आज तक कितने बैक्टीरिया के कितने स्ट्रेन से कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाए जा चुके हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी। देन लाइगेज में हम लोगों को पता लगाना है कि कौन सा बॉन्ड बनाता है, एस्टर बनाता है कि डाइएस्टर बनाता है। होस्ट सेल की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। वेक्टर के अंदर PBr 322 का एक्सक्लूसिव एग्जांपल लेकर हमें समझना है कि आखिरकार रिकम्बिनेंट्स नॉन रिकम्बिनेंट्स में आप फर्क कैसे करते हो, ORI क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स क्या होती हैं, और कौन कौन सी साइट्स PBr 322 के अंदर है। तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको ये बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया तो आप मजा ले सकते हो आगे आने वाले पूरे के पूरे चैप्टर का। डन, तो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमने जो चीज देखी थी वो थी मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको आप क्या बोल रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल रहे थे, क्योंकि एक काटने के काम आती है एक डीएनए को, तो अल्टीमेटली इन्हें सीजर का नाम दिया गया। नाउ दीज आर द एंजाइम्स व्हिच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इनटू फ्रेगमेंट, यानी कि डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को काटती है। यानी ऐसा नहीं कि कहीं पर भी गए और डीएनए के 100 टुकड़े कर दिए, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अगर हम स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को काट पाए तभी तो फायदा है। अगर समझ लो हमारे पूरे के पूरे डीएनए को हमने 1 लाख टुकड़ों में काट दिया, ह्यूमन जीनोम को, तो हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ने में भी तो दिक्कत होगी ना, उसको सिलेक्टिवली हमें ढूंढना भी तो है। तो हम स्पेसिफिक पोजीशन पर डीएनए को काटने का प्रयास करते हैं। They belong to a class of enzyme called as nuclease. Nuclease मतलब that cut nucleic acid. न्यूक्लियस इनका नाम क्यों है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को कट करते हैं, यानी डीएनए या आरएनए को कट करते हैं। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, 1963 में 2 एंजाइम्स पाए गए थे जो कि बैक्टीरियोफेज की यानी वायरस की ग्रोथ को रोक रहे थे इन द एस्चेरिशिया कोलाई। और फिर उन दोनों एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया और देखा गया कि एक जो एंजाइम है इनमें से ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है डीएनए पे, किसके डीएनए पे, आपके बैक्टीरियल डीएनए पे, और दूसरा जो है आपका ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट कर देता है डीएनए को, किसके डीएनए को, आपका वायरल डीएनए को, या आपका वायरस के डीएनए को काट देता है। तभी तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी में बहुत ही डायरेक्ट लाइन लिख दी गई है, ये नहीं बताया गया कि किसका डीएनए काटा है और किसका डीएनए कंजर्व किया है। तो मैं आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जानकारी दे देता हूं अभी। तो आपको देखना है कि कैसे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी। ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। तो बैक्टीरियल सेल में मैं ये सेल मेम्ब्रेन बना देता हूं और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैं सेल वॉल बना देता हूं। तो ये आपका क्या है, बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर कौन आ चुका है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर आ चुका है एक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को मार गिराता है। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका डीएनए प्रेजेंट रहेगा, ये आपके वायरस का डीएनए है। आपको पता है सिंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो ये वायरस क्या करेगा, अपने डीएनए को घुसा देगा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉर द इन्फेक्शन पर्पस। तो आपका वायरस का डीएनए यहां पर पहुंच चुका है। और वायरस का डीएनए तो अभी यहां पर आया है, लेकिन पहले से क्या मौजूद था इस पूरे के पूरे सेल के अंदर, पहले से यहां पर आपके बैक्टीरिया का डीएनए भी तो प्रेजेंट था, राइट। बैक्टीरिया कोई बिना डीएनए के सर्वाइव थोड़ी कर रहा था, तो बैक्टीरिया का डीएनए भी यहां पर पहले से मौजूद था। तो बैक्टीरिया का डीएनए तो था ही, इसके साथ साथ कौन आ चुका है दोस्त, यहां पर वायरस का डीएनए भी आ चुका है। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, आप यहां पर लिख देंगे वायरल डीएनए और आप यहां पर लिख देंगे बैक्टीरियल डीएनए। अब यहां पर क्या होने वाला है,
आपका यहां पर पहला एंजाइम आया, हमने क्या बताए थे, दो एंजाइम साथ साथ आपके क्या करे गए थे, डिस्कवर किए गए थे। पहला जो एंजाइम आया था ये ऐड करता है आपके मिथाइल ग्रुप को, कहां पर ऐड करने के लिए कहा था मैंने, मिथाइल ग्रुप को बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर ऐड करता है, मिथाइल ग्रुप को बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर। तो बैक्टीरियल डीएनए में जो अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस थे, यहां पर क्या हो गया, आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अगर अलग अलग जगह पर आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो इसका क्या फायदा है, सिंस मिथाइल ग्रुप आपका यहां पर आ चुका है तो वायरस जो है आपका अलग से दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वायरस के डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना डीएनए, क्योंकि नॉर्मल डीएनए पे तो मिथाइल ग्रुप नहीं होता, इट विल बी डिफरेंट। अगर डिफरेंट होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, दे कांट रिकॉग्नाइज दिस बैक्टीरियल डीएनए। सिंस आपका बैक्टीरियल डीएनए अलग हो जाएगा एकदम वायरल डीएनए से, तो इस बैक्टीरियल डीएनए को हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, इसको काट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए पे स्पेसिफिक कट लगाता है, और ये यहां पर पड़ा हुआ है मस्त एकदम खुला खाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या करेगा, ये आपके इस वायरल डीएनए के टुकड़े करके रख देगा, इसकी धज्जियां उड़ा देगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये नॉर्मल डीएनए है। तो दो एंजाइम्स की हमने जो डिस्कवरी की उसमें से एक था आपका मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम, ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है किसके ऊपर, आपके बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर। और क्यों ऐड किया गया, इसकी वजह एकदम सिंपल थी, जिससे कि बैक्टीरियल डीएनए अलग दिखाई दे और नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर अटैक ना कर पाए। दूसरा जो वायरल डीएनए था, नॉर्मली इसके ऊपर हमने अटैक करवा दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्योंकि ये नॉर्मल दिख रहा था, तो इसकी हमने क्या कर दी, धज्जियां उड़ा दी। तो ये पर्टिकुलर चीज हमें यहां पर देखने को मिली, एंड दैट्स हाउ बोथ द एंजाइम्स आर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके दोनों एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी। आज के दिन में अगर आप देखें तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी आप कह सकते हो कि एक बैक्टीरिया से या एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से आपके काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाले जा सकते हैं। तो अभी तक 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया नहीं बोला हमने, स्पीसीज और स्ट्रेन में फर्क होता है। स्पीसीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो आपकी एकदम डिस्टिंग्विश हो किसी दूसरी स्पीसीज से, किसी दूसरे इंडिविजुअल से। लेकिन स्ट्रेन क्या है, आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो एक ही स्पीसीज के मल्टीपल स्ट्रेन्स हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी 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 डिवाइड करते हैं, तो इनको जिस हिसाब की आप कंडीशन दोगे ना, उसी हिसाब से नए कैरेक्टर अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। अब समझ लो कोई बैक्टीरिया है ए, एक ही स्पीसीज के हैं, राइट, एक बैक्टीरिया है ए, एक है बी, एक है सी। एक में नया कैरेक्टर आ गया ए के अंदर, कोई बी के अंदर कोई दूसरा नया कैरेक्टर आ गया, सी के अंदर कोई तीसरा नया कैरेक्टर आ गया, तो ये सारे थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं फिनोटिपिकल। तो ये है तो एक ही बैक्टीरिया की स्पीसीज, लेकिन इनमें म्यूटेशंस अलग अलग प्रकार की हुई हैं, इनमें कैरेक्टर्स अलग अलग प्रकार के अडेप्ट हुए हैं, तो ये क्या हो गए, ये एक ही स्पीसीज के मल्टीपल स्ट्रेन हो गए। तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्पीसीज कैन हैव सेवरल स्ट्रेन्स ड्यू टू डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। अलग अलग मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे अलग अलग स्ट्रेन्स बन जाएंगे। जैसे आप इकोलाई का हमेशा नाम लेते हो, एस्टेरिशा कोलाई सबसे कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया है, उसके भी अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, उसके भी 50 स्ट्रेन है। सबसे कॉमन जो आप यूज करते हो K11 स्ट्रेन है, K12 स्ट्रेन है, ऐसे करके क्या है, ये इकोलाई के स्ट्रेन। तो काफी बैक्टीरिया है जिनके 50-50, 60-60 स्ट्रेन्स भी आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से अभी तक 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता लगाया जा चुका है, जो कि डीएनए को क्या करते हैं, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर जैसे कि आपका इको R1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इको R1 क्या करता है, इस स्ट्रैंड पर काटता है, एक कट लगाता है, और इको R1 दूसरे स्ट्रैंड पर भी कट लगाता है। यहां से हमें क्या पता लगता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, ये क्या करता है, इट यूज टू कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, ऐसा नहीं है सिर्फ एक डीएनए को काटता है, एक डीएनए स्ट्रैंड को, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को काट देता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को क्लीव कर देता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
स्टिकेंड्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या है, आपने देखा कि दो एंजाइम्स डिस्कवर किए गए थे जब आपके ई कोलाई के ऊपर एक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, और उन दोनों एंजाइम्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था और दूसरा आपका मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम था, जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, गहराई में, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे रखी जाती है। अब लास्ट स्लाइड के अंदर आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देखा था, इको R1। अब ये इको R1 क्या है? इको R1 में ई का मतलब होता है जीनस, यानी जो पहला अल्फाबेट आएगा जो कि कैपिटल होगा उसका मतलब है जीनस। तो जीनस यहां पर क्या है? एस्चेरिशिया। तो एस्चेरिशिया से क्या उठाया? एस्चेरिशिया से आपका ई उठा लिया, यह आपका नाम का पहला अल्फाबेट है। फिर दो जो छोटे अल्फाबेट है इनका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीसीज, यानी एस्चेरिशिया कोलाय है ना, यहाँ पे ई कोलाय होता है, तो कोलाय के अगले दो अल्फाबेट उठा लिए, जैसे कि आपका सी और ओ। फिर आपका क्या है? स्ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया था ई कोलाई के काफी सारे स्ट्रेन होते हैं, K11 हो गया, K12 हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेन कौन सा है आपका? RY13 नाम का स्ट्रेन है। तो RY13 का जो पहला अल्फाबेट है R, वो मैंने यहां पर उठा लिया। और इस स्ट्रेन से, क्योंकि देखो 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई है, यानी एक स्ट्रेन से अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो 4 से 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकलते ही हैं। तो एक स्ट्रेन से ये कौन से नंबर पे डिस्कवर किया गया? ऑर्डर क्या है? क्या ये आपका पहला ऐसा एंजाइम है जो एस्चेरिशिया कोलाई की RY13 स्ट्रेन से निकला? इफ यस, तो इसके नाम के आगे 1 आ जाएगा, जो कि आया, इसका मतलब ये कैसा है? फर्स्ट है। अगर ये सेकंड होता, इको R1 के बाद डिस्कवर किया गया होता, तो ये इको R2 हो जाता, इको R3 हो जाता, इको R4 हो जाता, अगर ये थर्ड और फोर्थ प्लेस पे डिस्कवर किया जाता या आइसोलेट किया जाता। तो नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हो आप? जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये जीनस को बताएगा, बैक्टीरिया के जीनस को। जो सेकंड टू लेटर्स हैं जो कि छोटे में लिखे हुए हैं, दैट इज सी एंड ओ, ये आपके बताएंगे स्पीसीज को, राइट? जैसे कि कोलाई इज स्पीसीज ओवर हियर, तो CO स्टैंड्स फॉर स्पीसीज। देन आपका R जो है यहां पर, ये क्या है? ये आपका बताएगा स्ट्रेन, ओके। एंड अल्टीमेटली 1 जो है ये क्या बताएगा? आपका ऑर्डर। जैसे इको R1 में जो है RY13 आपका स्ट्रेन है, ओके। एंड 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब यहां पर ये है कि फर्स्ट इन ऑर्डर है। एस्चेरिशिया कोलाई की RY13 नाम के स्ट्रेन से सबसे पहले आपका आइसोलेट किया गया जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, इसका नाम क्या हो जाएगा? इको R1 हो जाएगा। कंप्लीटली नाम आप ऐसे रखते हैं। नाउ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आपको पता है न्यूक्लियस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं, इनको आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सोन्यूक्लियस जो कॉर्नर पे डीएनए काटता है, एंडोन्यूक्लियस जो सेंटर पे या मिड पे डीएनए को काट देता है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या हुआ मेरे दोस्त? यहां पर एक्सो मतलब बाहर की साइड, आउटसाइड। तो ये क्या करेगा? द रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। एंड से क्या करेगा? 1 बाय 1 आपके डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को रिमूव करता रहेगा। जैसे ये अगर आपका डीएनए है, ये अगर आपका डीएनए है, तो पहले यहां से डीएनए काटेगा, फिर यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, एक एक करके अंदर घुसता जाएगा कॉर्नर से सेंटर की तरफ। ये कौन हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है? एंडो मतलब अंदर की साइड, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो दे कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। ये जो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक क्यों होते हैं भाई? कॉर्नर पे कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। हमने क्या बोला? एक्सोन्यूक्लियस कॉर्नर पे काटेगा। अब कॉर्नर पे तो कुछ भी हो सकता है, कॉर्नर पे T भी हो सकता है, A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, G भी हो सकता है। कॉर्नर पे कुछ भी हो, ये वहां काट देगा। जैसे समझ लो एक पर्टिकुलर डीएनए है, एक ही स्ट्रैंड बना लेता हूं मैं, ATGC ATGTAC, समझ लो ऐसा कुछ है। अब इस स्ट्रैंड के इस कॉर्नर पे क्या है मेरे भाई? इस स्ट्रैंड के इस कॉर्नर पे A है, तो A को काट दिया। इस पे C है, C को काट दिया। अब A की जगह यहाँ T कॉर्नर पे आ गया, उसके रिमूव होते हैं, तो T काट दिया। यहाँ पे C की जगह A आ गया तो A काट दिया। यहाँ पे G काट दिया, यहाँ पे T काट दिया, यहाँ पे C काट दिया, यहाँ पे G काट दिया। यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे A आए, चाहे T आए, चाहे G आए, चाहे C आए, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसकी धज्जियां ये उड़ा देगा। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है इट इज वेरी स्पेसिफिक, और ये विद इन डीएनए को काटता है, यानी डीएनए को बीच से काटने की कोशिश करता है। They can bind to specific recognition sequence of the DNA and cut each of the two strands at specific position in their sugar phosphate backbone.
ये जो डीएनए है इसकी बैकबोन कौन बनाता है? अंदर की साइड तो नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, GAATTC आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये तो नाइट्रोजनस बेसिस है, अंदर की साइड शिफ्ट। ये जो रेड कलर का और ब्लैक कलर का आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रैंड क्या है? ये आपका शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। तो डीएनए को काटने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या आएगा, ये आपके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को देखता है, और जैसे ही से वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल जाता है ना डीएनए के अंदर, ये दोनों स्ट्रैंड्स को काट देता है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में लिखवाया भी था, इट यूज्ड टू कट बोथ द स्ट्रैंड्स। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहां पर जस्ट टेक एन एग्जांपल। दिस इज द वेक्टर डीएनए, यानी ये आपका क्या है, ये आपका कैरियर डीएनए आप इसे बोल सकते हो, वेक्टर डीएनए आप इसे बोल सकते हो, आप प्लाज्मिड डीएनए आप इसे बोल सकते हो, आप इसे जीन टैक्सी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। और ये आपका फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब एक ऐसी चीज जो बैक्टीरिया की नहीं है। अब वेक्टर तो बैक्टीरिया का है, होस्ट सेल भी बैक्टीरिया का है, लेकिन जो आपका फॉरेन डीएनए है, अब ह्यूमन का डीएनए तो बैक्टीरिया के लिए फॉरेन ही है ना। जैसे बैक्टीरिया आपके लिए फॉरेन है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो आपका इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाता है, वैसे ही बैक्टीरिया के लिए ह्यूमन का डीएनए फॉरेन है। तो फॉरेन डीएनए क्या बोला यहाँ पर, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला। तो फॉरेन डीएनए मतलब आपका जो इंसुलिन था, इंसुलिन का जीन, जिसको आप जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे थे, यहाँ पे फॉरेन हो गया बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब आपने यहां पर एंजाइम ले लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1। इको R1 जब आपने लिया तो एक स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को काटता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। यानी ये पूरे के पूरे डीएनए को स्कैन करेगा। एक्सोन्यूक्लियस तो कॉर्नर पे काटेगा तो इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक जगह पे काटता है, तो ये अपने उस साइट को ढूंढेगा जिस जगह पर काटने के लिए बना है, उसे क्या बोलते हैं आप, रिकॉग्निशन साइट। यानी सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा जाकर के, अच्छा ये साइट है जहां मुझे अटैक करना है, इसे आप रिकॉग्निशन साइट बोलते हो। एंड रिकॉग्निशन साइट कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक मतलब आप उसे उल्टा सीधा पढ़ो, एक जैसी ही पढ़ने में आएगी। जैसे यहां पर आप पढ़ो GAATTC और इसको उल्टा पढ़ो GAATTC। सिमिलरली इसको यहां से पढ़ो GAATTC, इसको यहां पे उल्टा पढ़ो GAATTC, एकदम आपको एक जैसी पढ़ने में आ रही हैं। तो इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप क्या बोलते हो, पैलिंड्रोमिक साइट बोलती हो, या फिर पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हो। अब क्या हुआ, इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर ये GAATTC को ढूंढेगा जहां ये एकदम अपोजिट आ रहे होंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह आ रहे होंगे, और ये दो स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कट लगा देगा। जैसे इको R1 कहां कट लगाता है, इट कट बिटवीन G एंड A। जहां पर कंसेक्यूटिव G एंड A आते हैं वहां पर एक कट लगाता है, तो G और A के बीच में यहां कट लगा देगा। देखो ऊपर एरो बना हुआ है, यहां कट लगा देगा, और यहां नीचे यहां कट लगा देगा इस G और A के ऊपर। ठीक है, तो डीएनए कितना कट जाएगा, इतना इतना कट जाएगा, दो अलग स्ट्रैंड्स आपके यहां पर देखने को मिले। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड ऐसे अलग हो जाएंगे, जहां से मैंने रेड मार्क किया है इतने इतने स्ट्रैंड अलग हो गए। अब क्या हुआ, अब देखो यहां पर भी G और A के बीच में कट लगाएगा, काटने की स्टाइल सेम है, यहां पर भी G और A के बीच में कट लगाएगा, काटने की स्टाइल सेम है। इन दोनों को मैं फिर से जोड़ देता हूं, राइट, इन दोनों को मैं फिर से जोड़ देता हूं। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी आपका सेम डिजाइन से कटेगा डीएनए। अब मेरी बात गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। देखो यहां पर भी आपका सेम तरीके से डीएनए कट रहा है ऐसे, और यहां पर भी सेम तरीके से डीएनए कट रहा है ऐसे। यहां पर सीक्वेंस क्या है, AATTC, यहां पे क्या है AATTC, यहां पे खाली रह गया G, यहां पे खाली रह गया G, यहां पे रह गया CTTAA, यहां पे रह गया CTTAA, यहां पे खाली रह गया G, यहां पे खाली रह गया G। क्या मतलब है कि ये एकदम G के बाद कटा है G तक, या आपका G के बाद कटा है G तक, यानी ये दोनों सीक्वेंसेस आपके एकदम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या आपके एकदम कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक काम करो, ये तो आपका कट चुका है इतना भाग, तो इसको हम अलग कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्या मार देता हूं, 1 मिनट के लिए हाइलाइटर मार देता हूं, इसको बाद में हम लोग करेक्ट कर लेंगे। इतना पार्ट अब डीएनए में नहीं है, इतना पार्ट अब डीएनए में नहीं है, इसके ऊपर मैं हाइलाइटर मार देता हूं। इतना पार्ट अब डीएनए के अंदर नहीं है, कट चुका है ना इतना तो। और दूसरे के अंदर क्या हुआ, दूसरे के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये कट चुका है, दूसरा वाला आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में है डीएनए के साथ, ये आपका कट गया, ये आपका झड़ चुका है। अब देखो, अब ये ब्लैक वाला पार्ट हटाने के बाद देखो, क्या ये जो आपका सेकंड ब्लैक वाला स्ट्रैंड है, क्या ये रेड वाले स्ट्रैंड पे एग्जैक्टली जाकर बैठ सकता है? क्या एकदम कॉम्प्लीमेंट्री आपको नजर आ रहा है? भाई बिल्कुल नजर आ रहा है। नहीं नजर आ रहा है तो यहां पे देखो, अब आपने ब्लैक वाले पार्ट को रिमूव कर दिया तो बचा क्या, आपका G बच गया, ऊपर G बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, CTTA, नीचे क्या बच गया, CTTA।
यहां पे ऊपर क्या बचा है, AATTC और नीचे क्या बचा हुआ है, G। ऊपर जो है अलग चीज बच गई, नीचे बच गया G। अब ये जो A है ये यहां पर जाकर इस T से बाइंड कर सकता है, कर सकता है। ये जो E है A किससे बाइंड करता है, T से, कर सकता है, कर सकता है। T किससे बाइंड करता है, A से, कर सकता है, कर सकता है। ये T किससे बाइंड करता है, A से, कर सकता है, कर सकता है। यानी ये जो स्ट्रैंड है ये एज इट इज जाकर दूसरे पर बैठ सकता है। इसके पास एक सिंगल स्ट्रैंड है जो कि बाइंडिंग करने के लिए बेताब है, इसके पास भी एक सिंगल स्ट्रैंड है जो बाइंडिंग करने के लिए बेताब है। इन्हें आप क्या बोलते हो प्यार से, इन्हें आप बोलते हो स्टिकी एंड्स। नाम स्टिकी क्यों है, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करने की ताकत है। भाई ये सिंगल स्ट्रैंडेड तो है ही, डबल स्ट्रैंडेड इन्हें बनना है, जाकर दूसरे से चिपकना है सिर्फ, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेने हैं ऑटोमेटिकली। तो इनमें स्टिक होने की ताकत बहुत अच्छी खासी है, इसीलिए इन्हें क्या बोला, स्टिकी एंड बोला। और ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट डबल स्ट्रैंड तैयार कर लेते हैं। यानी ये जो रेड वाला डीएनए था जो आप बोल रहे थे वेक्टर का डीएनए, और ये जो ब्लैक वाला डीएनए था जो आप बोल रहे थे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये दोनों अब कंबाइन हो चुके हैं, बिल्कुल कंबाइन हो चुके हैं। और आपको रिजल्टेंट क्या मिला, रिकम्बिनेंट डीएनए बना हुआ मिला। आपका रिकम्बाइंड डीएनए आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। दिस इज द थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, एंड आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। क्या बोला हमने यहां पर कि आपका एक जो डीएनए है उसमें काफी सारी रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। जहां पर रिकॉग्निशन साइट मिलेंगी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, वहीं पर वो डीएनए को काटेगा। यहां पर GAATC आपको मिला ऊपर नीचे पैलिंड्रोमिक, पता लग गया भाई मुझे G और A के बीच में काटना है। सिमिलरली आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी GAATC मिला, GAATC मिला, आपको पता लग गया मुझे G और A के बीच में काटना है। जब आपने वेक्टर डीएनए और आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोनों को काट दिया सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, बात याद रखना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस भी सेम होंगे। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस सेम होंगे तो वो सेम तरीके से दोनों डीएनए को काटेगा, सेम तरीके से दोनों डीएनए को काटेगा, तभी सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बनेंगे, अदरवाइज सेम तरीके के स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे। और स्टिकी एंड्स अगर नहीं बने सेम तरीके के तो इनके बाइंड होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए आप हमेशा वेक्टर डीएनए को या प्लाज्मिड को उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हो जिससे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है। जैसे यहां पर दोनों ही केसेस में EcoR1 का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो बोथ डीएनए स्ट्रैंड एक तो ये सेम टाइम पर काटेगा और दोनों चीजों के डीएनए को ये काटेगा, तब जाकर के आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, स्टिकी एंड तब जाकर के आपका तैयार होगा। ये बात आपको यहां पर समझनी थी। तो देखो ये पॉइंट अब आपको समझ में आ जाएगा। Unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, recombinant vector molecule cannot be formed. यानी अगर आप डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज कर लेते हो, जैसे समझ लो मैंने EcoR1 से काट दिया अपने वेक्टर डीएनए को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने काट दिया HIND2 से। अब इन दोनों की एक्ट करने की अलग अलग तरकीबें हैं। ये दोनों अलग अलग रिकॉग्निशन साइट को पकड़ते हैं, इनका डीएनए को काटने का तरीका अलग अलग है, इनको डीएनए को किस बेस पेयर के बीच में काटना है वो भी इनकी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। तो ये कभी भी सेम स्टिकी एंड नहीं बनाएंगे, तो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हो तो बाकायदा क्या मिलेगा, आपको सेम तरीके के स्टिकी एंड्स मिलेंगे। नाउ देयर आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला था वो HIND2 था। अब हमने क्या देखा, EcoR1 को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा एस्चेरिशिया कोलाई के RY13 स्टेज से मिला हुआ ये पहला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तब जाके इसका नाम EcoR1 पड़ा, R1। तो यहां पर HIND2 है, अगर नाम में ही 2 है तो ये सेकंड होना चाहिए ना। तो ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे है, क्योंकि HIND1 जो था वो आपका एक्सोन्यूक्लियस था, यहां पे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है। ओके, तो ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला हुआ आपका सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, लेकिन एंडोन्यूक्लियस ये फर्स्ट था। ओके, तो ये सेकंड ओवरऑल था, एंडोन्यूक्लियस ये फर्स्ट था। यही पूछा जाता है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, HIND2। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला, HI वर्ड वहां से उठाया हुआ है। It cuts the DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। जैसे आपका EcoR1 था वो किस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा था, GAATC। यहां पर देखो ये EcoR1 का दिया हुआ है आपको, ये बहुत कॉमन है, यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक ही आपको ढंग से याद करना है। तो यहां पर क्या है, 5' to 3' अगर आप जाओगे तो GAATC है, और दूसरे स्ट्रैंड पर 5' to 3' उल्टा आओगे तो GAATC है।
यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे तो आपको एकदम सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप बोलते हो पैलिंड्रोम्स। इन्हें आप बोलते हो पैलिंड्रोम्स। जैसे कि मलयालम, MALAYALAM, तो क्या पढ़ा यहाँ पे? MALAYALAM, MALAYALAM, क्या बना? एकदम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया, एकदम बन गया। कोई नॉर्मल नाम ले लेते हैं, जैसे कि नमन है, NAMAN, तो यहां से पढ़ लो NAMAN, यहां से पढ़ लो NAMAN, इट इज अ पैलिंड्रोमिक नेम, राइट। तो सिमिलरली यहां पर क्या होते हैं? आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। चाहे यहां पर देख लो, आपका यहां पर देख लो, आप आलू 1 का देख लो, यहां पर AGCT और यहां पर AGCT, एकदम पैलिंड्रोमिक है। ओके, HAE3 का देख लो, GGCC, उल्टा करो GGCC, एकदम करेक्ट है, पैलिंड्रोमिक है, कोई डरने की बात नहीं। डन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त? यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि काफी बार तो स्टिकी एंड मिलेंगे, काफी बार ब्लंट एंड मिलेंगे। यानी अगर आपने डीएनए को काटा तो ये तो जी और ए के बीच में कटेगा ऐसे, और ये भी जी और ए के बीच में कटेगा ऐसे। तो यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर स्ट्रेच मिले ना आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला। यहां पर क्या है आपका? देखो, ये CTTAA रह गया डीएनए के साथ, यहां पर आपका CTTAA रह गया ऊपर डीएनए के साथ। तो सिंगल स्ट्रैंड आपको देखने को मिले सीक्वेंसेस, ठीक है, ये बात हो गई। तो सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिले, यानी यहां पर आपको स्टिकी एंड देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर आप ऐसे काटते हो इस डीएनए को, थर्ड एग्जांपल में यानी BAM-H1 में ऐसे काटते हो, तो क्या मिला आपको? स्टिकी एंड देखने को मिला। यहां पर अगर आप देखोगे HindIII के अंदर, आपको यहां पर देखो स्टिकी एंड देखने को मिला, और यहां पर आप ऐसे काटते हो इको R1 में, यहां पर आपको स्टिकी एंड देखने को मिला, बिल्कुल मिला, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे एकदम बीच से काट दिया, यहां पर देखोगे एकदम बीच से काट दिया, इन दोनों में क्या है? ब्लंट एंड है, ब्लंट एंड, एकदम ब्लंटली काट दिया है, कोई सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच नहीं बचे। इसे आप ब्लंट एंड बोलते हो या फ्लशी एंड बोलते हो। तो ये क्या हो गया? आलू 1 हो गया एग्जांपल, पहला क्या एग्जांपल हो गया? आलू 1, ALU1, और दूसरा एग्जांपल हो गया HAE3, HAE3। और यहां पर आप एक्स्ट्रा एग्जांपल भी लिख सकते हो ब्लंट एंड का, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ये आपका SMA1। ओके, इको R5 भी आपका PYQ में पूछा गया है। मेन एग्जांपल अभी जो पूछे जा सकते हैं, ALU1, HAE3 एंड SMA1, ये आपको जो है ब्लंट एंड्स देते हैं, अदरवाइज ज्यादातर में स्टिकी एंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपके HindIII के अंदर भी 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस था, जिसको आप क्या बोलते थे? रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते थे। तो पूरे डीएनए को ये स्कैन करेगा HindII, और एग्जैक्टली वहीं जाकर कट लगाएगा। समझ लो 4 ऐसे पोजीशंस हैं जहां पर 6 बेस पेयर आपके रिपीट हो रहे हैं उस सीक्वेंस में जो HindIII को चाहिए, जो इसके लिए रिकॉग्नाइजेबल है। जैसे BAM-H1 है यहां पे, तो इसमें क्या होगा? GGATCC, यही चाहिए बस। तो GGATC जो भी है, और नीचे भी वही होना चाहिए एज इट इज, जो है आपके जहां पर मिलेंगे दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर सीक्वेंसेस, वहीं पर आपका BAM-H1 काटेगा। जैसे HindIII में अगर आप देखो, HindIII में क्या है? AAGCTT, तो यही चाहिए आपका। इसके नीचे भी क्या चाहिए? उल्टे डायरेक्शन में पढ़ोगे तो AAGCTT, यही आपको चाहिए दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, तभी काटेगा। समझ लो आपके पूरे डीएनए के अंदर 3 ऐसे सीक्वेंसेस हैं रिकॉग्निशन साइट से, तो 3 जगह पर कट लग जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर that read the same on 2 strand from 5 prime to 3 prime और 3 prime to 5 prime डायरेक्शन। आप उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, अल्टीमेटली आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ोगे, आपको सेम प्रकार का सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। इसे आप क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। इन्हीं जगह पर आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिकली डीएनए को काटते हैं। अब क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सेंटर पे नहीं काटते, ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो आपके स्टिकी एंड्स बनाते हैं। अगर आप बिल्कुल सेंटर पे काट देते हो तो क्या बनेंगे? ब्लंट एंड्स बनेंगे ना। आपका डीएनए था, आपने एकदम बीच से काट दिया दोनों स्ट्रैंड, तो ब्लंट एंड बने। आप बिल्कुल बीच से ना काट करके थोड़ा अवे फ्रॉम द सेंटर काटते हो, जिससे सिंगल स्ट्रैंड बचे दोनों के दोनों स्ट्रैंड के अंदर, तो आपके स्टिकी एंड्स आपको मिल जाए। तो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, सेम टू बेसिस के बीच
ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। हमने क्या देखा था, इको R1 कहां काट रहा था, G और A के बीच में काट रहा था। कहां काटेगा, G और A के बीच में। तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी कहां काटेगा, G और A के बीच में। यहां पर भी काटेगा G और A के बीच में, दूसरे स्ट्रैंड के अंदर भी G और A के बीच में। यानी दोनों स्ट्रैंड पर सेम नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में काटने का ये काम करता है। This leaves a single stranded overhanging stretch at their end called as sticky end, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए बेताब है। यहां पर इसके साथ अटैच कौन रह जाएगा, नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ CTTAA, और यहां पर इस वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कौन रह जाएगा, CTTAA। ये वाला ड्रॉप हो जाएगा जो हमने पहले भी ड्रॉप किया था, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये वाला हमने पहले भी ड्रॉप कर दिया था, राइट। इसको बाइंड करने की अब जगह नहीं है, ये वाला पहले हमने ड्रॉप कर दिया था, इसको अभी भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। ये हमने ड्रॉप कर दिया। तो अब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स आपके बचे हुए हैं। इन सिंगल स्ट्रैंड्स को आप क्या बोलते हैं, इन सिंगल स्ट्रैंड को आप बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी जब इन्हें अपना कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस मिलेगा या उसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। एंड एंड में टाके कौन मार देगा, डीएनए लाइगेज। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पहले सिर्फ टाके लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे आपका टाका लग जाएगा और यहां पे आपका टाका लग जाएगा। ये टाके कौन लगाएगा, ये टाके लगाएगा आपका डीएनए लाइगेज। When cut by the same restriction enzyme, the DNA fragment have same kind of sticky ends, और ये DNA ligase द्वारा जोड़े जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो आपको दो पर्टिकुलर जो आपके डीएनए है, एक तो आपका डिजायर्ड डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा आपका वेक्टर जिसके साथ आपको उसे रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए मर्ज कराना है। इन दोनों को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। अगर आपने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो ये नहीं जुड़ पाएंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए कभी भी नहीं बनेगा। तो ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम था। समरी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है। यहां पर आपको फॉरेन डीएनए दिया हुआ है। फॉरेन डीएनए मतलब यहां पर मैं इंसुलिन लिख देता हूं, या फिर मैं लिख देता हूं आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको हमने वेक्टर डीएनए यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जो कि आपका सर्कुलर डीएनए है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड गलत लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ये आपका सर्कुलर डीएनए है। और आप इसे क्या बोलते हो, डीएससीसीसी भी बोलते हो, जैसे डबल स्ट्रैंडेड कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर है तो इट इज कोवेलेंटली क्लोज्ड, बॉन्ड बने हुए होते हैं एंड में, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर है ये नेचर में। ये आपके प्लाज्मिड की विशेषता होती है। अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर आपने इन्हें काटा तो सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बनेंगे। अब यहां पर ये जो है मेरे भाई, इसमें आपके सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बने, और यहां पर भी सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बने। तो क्या कर लेगा, जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। लाइगेजेस जो है ये उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के बनने के बाद टाके लगाने का काम करता है। तो यहां पर आपका डीएनए लाइगेज आकर के टाके लगा देगा, और सेंटर पे आपका नया जो डीएनए था जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट हो गया। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन करा दोगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि अपटेक ऑफ डीएनए बाय अ बैक्टीरियम, अपटेक ऑफ डीएनए बाय अ बैक्टीरियम, यानी आपका जो बैक्टीरियल सेल था, जो आपका होस्ट सेल था, या फिर आप कह सकते हैं उसने क्या किया, उसने रिकम्बिनेंट डीएनए को उठा लिया। अब यहां पर आपका बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का डीएनए है और आपके इंसुलिन का भी जीन प्रेजेंट है, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम कहां पर डाल देंगे, आपके बैक्टीरिया के अंदर, यानी होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल की जब कॉपीज बनेंगी तो इसके अंदर जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी भी कॉपी बनेगी। अब आपका जो होस्ट सेल है, इसकी 1000 कॉपीज बनी, तो इसके अंदर अगर आपका अच्छे तरीके से इंसर्ट हो चुका है आपका रिकम्बिनेंट डीएनए एंड प्लाज्मिड, तो इसकी भी 1000 से ज्यादा कॉपीज आपको देखने को मिल जाएंगी। दिस इज द समरी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि आपको पढ़नी है। वैसे हमें सारी बातें पता थी, बट स्टिल कुछ टर्म्स जो थी वो हमें यहां पर देखनी थी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हमें पढ़ना है अबाउट द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, अब हमें यह पढ़ना है कि आपने डीएनए को काट तो दिया काफी टुकड़ों में, लेकिन आप इसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट कैसे करोगे, आइसोलेट कैसे करोगे। तो आपको यहां पर क्या पढ़ना है, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है। जेल क्या है, जेल आपकी वो मैट्रिक्स है जिसके ऊपर आप दौड़ाओगे डीएनए को, इट इज अ मैट्रिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोरेसिस का मतलब क्या है? फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट। फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट। तो आपको यहां पर क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में चीजें कैसे मूव करती हैं ऑन अ मैट्रिक्स, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी आपने एक जेल बना ली, राइट? जैसे जेल तुम खाते हो, जो सेम प्रकार की जेल है, उसका कंटेंट बस अलग है, ठीक है? तो जेल क्या होती है? आपका एक लिक्विड था, उसको आपने सॉलिडिफाई कर दिया, सो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ जेल। तो एक जेली मैट्रिक्स, आपका सेमी सॉलिड मैट्रिक्स जो है वहां पे तैयार हो गई। वो बहुत टाइट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल दैट यू हैव एडेड। अगर आप कम पाउडर का, कम कॉन्सेंट्रेशन का जेल बनाते हो तो कम टाइट होगा। आप ज्यादा पाउडर डाल दो, वो ज्यादा टाइट हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा पाउडर डाल दो तो वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा कि आपसे मुड़े भी ना, इतना भी टाइट हो सकती है जेल। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है अगरोस का, उस हिसाब से आप अगरोस जेल तैयार कर सकते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब अब उस जेल के ऊपर आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रखा। आपने एक बड़ा डीएनए था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया और उसको लोड कर दिया जेल के अंदर, और वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में दौड़ेंगे। कैसे दौड़ेंगे, कैसे लोड किया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, दे आर स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड। यानी ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डीएनए के बैंड्स, ये आपको इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से दिखाई दे रहे हैं। आपको डीएनए साक्षात नहीं दिखाई देता, लेकिन एक डाई है जो कि पूरे डीएनए पर बाइंड हो जाती है। तो आप अगर उस बाइंडिंग डाई को भी देख लेते हो, इसका मतलब वहां पर डीएनए मौजूद है, क्योंकि वो डीएनए के अलावा कहीं पर बाइंड नहीं करती, जिसे आप इथिडियम ब्रोमाइड बोलते हैं। यानी देखो, समझ लो, ये आपका डीएनए है जो आप नहीं देख सकते जल, ये आपका डीएनए है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन आपने एक डाई डाली और इस डाई का प्रभाव कुछ ऐसा था कि ये इन ग्रूव्स पर जाके, डीएनए के ग्रूव्स पर जाके बाइंड कर गए। यानी जहां जहां डीएनए है वहां वहां ये डाई आपको साक्षात दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। जहां जहां आपका डीएनए है वहां वहां डाई दिखाई देगी, एकदम दिखाई देगी। तो आप क्या करो, डीएनए आपको दिखाई नहीं देता, आप इस डाई को देख लो। भाई इतना ही लंबा डीएनए है, इतनी ही लंबी आपको डाई दिखाई देगी कंटिन्यूअस फॉर्म में, राइट? तो ये व्हाइट वाला स्ट्रैंड क्या है? ये व्हाइट वाला स्ट्रैंड आपका डीएनए है, जबकि ये जो रेड कलर की डाई है ये क्या है? आपकी ईटीबीआर है, यानी इथिडियम ब्रोमाइड है। तो आपको डीएनए नहीं दिख रहा, तो आप इथिडियम ब्रोमाइड को देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कितना डीएनए है, क्योंकि एग्जैक्टली ये डीएनए से जाकर ही बाइंड करेगी। और ये भी आपको एज इट इज नहीं दिखाई देता नॉर्मल आंखों से, आपको यूवी रेडिएशन इनके ऊपर डालनी पड़ती है। तो एक मशीन आती है जिसका नाम है यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर। यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर, ये जो यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर है, ये यूवी रेडिएशंस छोड़ता है एक पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर, राइट? एक बहुत बड़ा कांच रहता है जिसके ऊपर आपकी यूवी रेडिएशंस आती रहती है, जिसके ऊपर आपने अपनी जेल रखी हुई है। तो जैसे यूवी रेडिएशंस आएंगी, आपकी जेल जो है चमक जाएगी। अगर उसके अंदर डीएनए हुआ तो ये आपको जो बैंड्स हैं साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली इस पोजीशन पर आपका डीएनए मौजूद है। ये आपका अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप है। एक टेबल होता है लैब के अंदर, उस टेबल के ऊपर या जो आपका नॉर्मल स्लैब है उसके ऊपर आपका एक इलेक्ट्रोफोरेटर रखा रहता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब मैंने क्या बताया, इट इज अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपके पास एक मशीन होती है। एंड इसके साथ कनेक्टेड कौन होते हैं? इसके साथ कनेक्टेड होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रोड्स इस चैम्बर के अंदर चलेंगे। तो ये क्या हो गए? ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, वायर्स हो गए जो कि यहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर मैंने क्या रख दिया? यहां पर मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन भर दिया, और इस सोल्यूशन में मैंने क्या डाल दिया है? बफर डाल दिया, ठीक है? ये जो है आपका बफर सोल्यूशन जो आप तैयार करते हो। टीएई बफर होता है, टीबी बफर होता है, काफी सारे बफर्स हैं, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ये जब आगे आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तब आप इनके बारे में बात करते हो। अभी आप इनके बारे में बात करोगे, इट इज गोइंग टू बी टोटली इररिलेवेंट। चाहोगे तो मैं अलग से यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा, बहुत डिटेल्ड इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा टॉपिक है कि सिर्फ इस टॉपिक के बारे में 2-3 घंटे बात करूं तो भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, इतना डिटेल्ड है, राइट? और इसके अंदर आपकी क्या रखी रहती है? इसके अंदर आपकी जेल रखी रहती है, और इस जेल पर आपका डीएनए दौड़ रहा रहता है। तो जैसे आप इस मशीन को ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? जेल के ऊपर जो बैंड्स होंगे डीएनए के, वो दिखने लग जाएंगे आपको, वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज मूव करने लग पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो भारी डीएनए का मॉलिक्यूल होगा वो आपका बहुत धीरे भागेगा, क्योंकि वो भारी है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो वो धीरे 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 भागेगा। और जो पतला मॉलिक्यूल है वो फटाक से बहुत आगे भाग जाएगा। तो
तो ये क्या है, आपके वेल्स हैं, ये 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, वेल है, ये वेल है, ये वेल है, ये वेल है। ये वेल मतलब ये छोटे छोटे से आपके छेद हैं जिनके अंदर आप डीएनए को लोड कर सकते हो बाय पिपेट। एक माइक्रो पिपेट आती है, उसके अंदर आप डीएनए को सक कर लेते हो और जैसे आप बटन दबाओगे, पुश करोगे उस माइक्रो पिपेट के बटन को, तो उसके आगे से क्या होता है, डीएनए निकल करके पहुंच जाता है इन द वेल। अब यहां पर डीएनए आपने लोड कर दिया, मतलब इन चारों वेल्स के अंदर। अब जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, उसके प्रकोप में, उसके प्रभाव में डीएनए मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब डीएनए कैसा है, डीएनए आपका नेगेटिव है। डीएनए कैसा, नेगेटिव है। डीएनए नेगेटिव है तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव, यानी किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, ये क्या है आपका एनोड, पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है। एंड ये आपका नेगेटिव साइड थी जिसे आप क्या बोलोगे, जिसको आप बोलोगे कैथोड। तो नेगेटिव से नेगेटिव दूर होगा, रिपेल होगा, और यहाँ पर एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ डीएनए भगा हुआ चला जाएगा। अब ये जो मोटे मोटे बैंड्स हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मोटे बैंड्स आपके क्लोज टू द वेल है, क्लोज टू द वेल, यानी सबसे लार्जेस्ट जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका वेल के एकदम पास मिलेगा। लेकिन सबसे जो छोटा है ये क्या मिलेगा आपको, वेल के बहुत दूर मिलेगा। ये बढ़िया तरीके से भागता है और बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। और यहां तक ये पहुंचने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन स्टॉप करवा देंगे, हम मशीन को बंद कर देंगे और आपके सारे के सारे बैंड्स सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट हम इनको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट जो है मैं यहाँ पर चीज बता देता हूँ कि क्या होता है अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये तो सब थ्योरेटिकल बातें हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस टॉपिक। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अब नाम से ही साफ साफ है, नाम है अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले अगरोस चाहिए। अब अगरोस क्या है, अगरोस आपका मैट्रिक्स बनाने का सब्सटेंस है जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यह पाउडरी फॉर्म में आपको मिल जाता है इन द लैब्स। अब इस पाउडर को आप क्या करते हो, बफर में डिसॉल्व करते हो। जैसे आपको नॉर्मल जेल बनाना है तो आप जेल मेकिंग सब्सटेंस को पानी में मिलाते हो, यहाँ पे अगरोस को आप एक पर्टिकुलर बफर में डिसॉल्व करते हो एंड आपको क्या मिल जाता है, आपको एक लिक्विड मिल जाता है, आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है। अब इस लिक्विड सोल्यूशन को आप क्या करेंगे, एक डिस्क पे डालेंगे। यहां पर क्या रहता है, आपका एक पर्टिकुलर ऐसा डिस्क रहता है, राइट, और इसके चारों ओर प्लास्टिक की बाउंड्री रहती है, प्लास्टिक या ग्लास की बाउंड्री रहती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस टब जैसे आकार के डिस्क में आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो इस लिक्विड को। तो मेरे पास यहां पर एक छोटा सा समझ लो कप लाइक कुछ है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने पूरे के पूरे अगरोस को भर दूंगा। तो इस पूरे के अंदर क्या हुआ, अगरोस लिक्विड भर गया। लिक्विड भरने के बाद मैं इसे सॉलिडिफाई होने दूंगा, लेकिन मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, मैं यहां पर कॉम्ब लगा देता हूं। कॉम्ब मतलब जैसे आपकी कंघी होती है वैसे यहां पर मैं एक कॉम्ब लगा देता हूं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर लिक्विड भरा, मैंने ऊपर से कंघा लगा दिया, तो ऐसी पतली सी एक टब लाइक स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर मैं लिक्विड डाला और एक कंघा लगा दिया। कंघा क्यों लगा दिया, क्योंकि जब पूरा का पूरा मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा और मैं कंघा निकालूंगा तो वहां पर छेद बन जाएंगे, क्योंकि जहां पर कंघे के दांत फंसे हुए हैं वहां पर लिक्विड थोड़ी आया है, वहां पर जो लिक्विड था वो तो डिस्प्लेस हो गया। जब सब कुछ सूख जाएगा और इस जेल में से मैं अपना कंघा निकाल दूंगा तो उस कंघे वाली जगह पर छोटे छोटे छेद रह जाएंगे, जिनको मैं क्या बोलता हूं, वेल। तो मैंने क्या किया, ये जो 5 आपके खाने थे मैंने पूरा का पूरा कंघा निकाल दिया, सॉलिडिफाई हो गई आपकी जेल, मैंने पूरा कंघा निकाल दिया। तो यहां पर क्या हो गए, यहां पर आपके 4-5 वेल बन गए होंगे फॉर श्योर। यहां पर आपके इस जेल के सूखने के बाद 3-4 बना लेते हैं हम, समझ लीजिए वेल बन गए। यहां पर कंघा जो था उससे डिप्रेशन बन गए, ये आपके वेल्स कहलाते हैं, ठीक है। इन वेल्स के अंदर आपने क्या किया, आपने अपने डीएनए के कंटेंट को लोड कर दिया। यानी आपका डीएनए था आपके पास जो आपने आइसोलेट किया था आपके सेल से, उसको फिर आपने अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उन सब सैंपल्स को आपने यहां पर लोड कर दिया इन चारों वेल्स के अंदर। तो क्या हो गई, लोडिंग हो गई यहां पे, राइट, लोडिंग हो गई। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर जब आपकी लोडिंग हो चुकी है इन वेल्स के अंदर,
तो अल्टीमेटली क्या होगा, उन डीएनए के टुकड़ों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, आपका कैथोड है। यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, आपका एनोड है। तो ये जो आपके डीएनए के बैंड्स हैं, ये कैथोड टू एनोड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे मोटा जो बैंड है वो मैं यहां पर बना देता हूं, सबसे मोटा थिक बैंड है। उसके बाद इससे पतला बैंड यहां पर बना देता हूं, ये थोड़ा पतला है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा बना देता हूँ मैं, क्योंकि सबसे आपका वेल के पास है। यहाँ पर थोड़ा सा और मोटा बना देता हूँ, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में पतला। यहाँ पे थोड़ा और पतला बना देता हूँ। यहाँ पर आपका अधिक मोटा बना देता हूँ, सबसे पास है वेल के। और यहाँ पर आपका पतला बना देता हूँ, और यहाँ पे आपका सबसे पतला बना देता हूँ। तो ये क्या चक्कर हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ये आपके सेपरेट हो गए। एंड यहाँ पर एक बहुत ही मोटा बना देता हूँ यहाँ पर मैं, इसमें कोई सेपरेशन नहीं हुई। अब इस पूरे के पूरे जेल को किसी ने मुझे बोला, भाई एनालाइज करके बताओ आपको क्या दिखाई देता है। पहली चीज तो ये जो आपके बैंड्स हैं, मुझे कैसे पता लगेंगे कि ये एंड तक पहुंच गए हैं और मुझे अब करंट को बंद कर देना है। मुझे ऐसे पता लगेगा कि इनके ऊपर मैं एक और डाई डाल देता हूं। उस डाई का नाम क्या है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, इसलिए मैंने इसे ब्लू कलर से लिखा है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। या फिर मैं इसमें डाल देता हूं जाइलीन साइनॉल। साइनॉल का मतलब भी क्या रहता है, सायान का मतलब आपको पता है ब्लू, तो ये ब्लू कलर की डाइज रहती है। तो ये जो डीएनए है इसके ऊपर आपका क्या है, ब्लू कलर की डाई रहती है। तो ये ब्लू कलर की डाई जब एक आधी यहां तक पहुंच जाए ना एंड तक, तो आपको पता लग जाता है हाँ भाई अच्छा खासा दौड़ चुका है हमारे जेल के ऊपर डीएनए, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइम पर आपको करंट को बंद कर देना है, मशीन को बंद कर देना है। आइडिया मुझे यहां से लग गया। पर क्या मुझे सारे बैंड आंखों से साक्षात दिख जाएंगे, नहीं। पहले तो इथिडियम ब्रोमाइड मैंने इसके ऊपर डाली थी डीएनए लोड करते टाइम, मुझे उसे यूवी के अंदर रखना है, सिर्फ तभी मुझे जेल के ऊपर डीएनए दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। आंखों से मुझे इथिडियम ब्रोमाइड के ऑरेंज बैंड्स भी दिखाई नहीं देंगे। यहां पर मुझे सिर्फ नीला कलर दिखाई देगा, क्योंकि ब्रोमोफिनॉल ब्लू और जाइलिन साइनॉल है, ये आपको नॉर्मली विजिबल लाइट में दिख जाता है। लेकिन जो आपका इथिडियम ब्रोमाइड है, ऑरेंज कलर आपका जो है वो आपको यूवी में दिखाई देगा, आपको डीएनए नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। तो आप पहले इसको एनालाइज कर लो। जो आपकी जेल रहती है ना, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। जो यहां पर अगरोस जेल है, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। इट्स कंसंट्रेशन इज वेरिएबल। इट्स कंसंट्रेशन इज वेरिएबल। वेरिएबल कंसंट्रेशन का मतलब है आप बहुत कम अगर अगरोस यूज करोगे तो अगरोस के मॉलिक्यूल दूर दूर प्रेजेंट होंगे। समझ लो मैंने 1% अगरोस जेल बनाई, 1% अगरोस जेल बनाई, तो क्या होंगे, अगरोस के मॉलिक्यूल आपके दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें गैप बहुत है मूव करने का, तो बड़े बड़े प्रोटीन, बड़े बड़े सॉरी डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी आगे मूव कर जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी इजीली मूव करेंगे। तो जब आप किसी बड़े डीएनए को सेपरेट करते हो ना, जैसे जीनोमिक डीएनए है, आपका बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, उस चक्कर में आप कम कंसंट्रेशन की अगरोस जेल बनाते हो, क्योंकि बड़े डीएनए अदरवाइज पास नहीं हो पाएंगे। ये जेल किसका काम करती है, सीव का काम करती है। ये अगरोस जेल जो है सीव का काम करती है, ये छलनी का काम करती है। जितना मोटा छलनी का छेद होगा उतना मोटा आपका डीएनए बाहर निकल जाएगा। छलनी का छेद छोटा करते जाओ, सिर्फ छोटे छोटे डीएनए बाहर निकल पाएंगे, तेज मूव कर पाएंगे, बड़े वाले रुक रुक के चलेंगे। ठीक है, अब मैंने 3% आपकी जेल बनाई, 3% जेल बनाई, तो अगरोस के मॉलिक्यूल्स आपके और पास आ गए, और पास आ गए। ठीक है, फिर मैंने 5% जेल बनाई, तो 5% में क्या हुआ, अगरोस के मॉलिक्यूल आपके और पास आ गए। तो सिर्फ छोटे छोटे डीएनए ही मूव कर पाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा डीएनए यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा। सो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितना परसेंट जेल यहाँ पर यूज किया है, उसी हिसाब से आपके पोर का साइज बढ़ेगा या घटेगा। जितनी कम आपकी कंसंट्रेशन जेल की कंसंट्रेशन अगर कम है, जेल की कंसंट्रेशन कम है, तो पोर का साइज ज्यादा होगा ना दोस्त। तो आपके अगरोस मॉलिक्यूल दूर दूर पड़े होंगे तो पोर का साइज ज्यादा होगा, बड़ा डीएनए भी इजीली मूव कर पाएगा। और वाइस वर्सा, अगर आप जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो पोर का साइज कम हो जाएगा, सिर्फ छोटा डीएनए मूव कर पाएगा। तो छोटा डीएनए साइज में छोटा है, इसीलिए दूर भाग जाता है, इसीलिए ये है अवे फ्रॉम वेल, बहुत दूर है, साइज के हिसाब से हमने सेपरेट कर लिया। और मोटा वाला ज्यादा दूर नहीं भाग पाया है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, क्लोज टू वेल, इसीलिए इसे बोल दिया क्लोज टू वेल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपके डीएनए के 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला टुकड़ा हो गया, एक इसके नीचे प्रेजेंट है ये वाला टुकड़ा हो गया। दूसरे में 3 टुकड़े हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला।
3 टुकड़े हो गए। इस वाले में भी 3 टुकड़े हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक सबसे नीचे वाला, ठीक है। और इसमें एक ही टुकड़ा था, एक ही टुकड़ा मतलब 2 टुकड़े भी नहीं हुए, यानी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी, यानी आपका अनडाइजेस्टेड है ये डीएनए, अनडाइजेस्टेड है भाई, अनडाइजेस्टेड है मतलब अगर ये डाइजेस्ट हो जाता डीएनए, अगर एक भी कट लग जाता तो 2 टुकड़े हो जाते ना, यहां पे 2 टुकड़े भी नहीं हुए, तो इट इज अनडाइजेस्टेड। अगर भाई कोई डीएनए है उसको मैंने एक जगह से भी तोड़ा तो कम से कम 2 टुकड़े तो होने चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही टुकड़ा है, एक ही बैंड मिला, यानी एक भी कट यहां पर नहीं लगा है, इट इज अनडाइजेस्टेड, ठीक है। बाकियों में टुकड़े अच्छे खासे हो गए। तो डीएनए में आपको क्या याद करना है, डीएनए का नाम देखो डीएनए, डीएनए में डी का मतलब है डीएनए इटसेल्फ, यानी डीएनए की बात हो रही है। एन का मतलब डीएनए होता है नेगेटिव, ए का मतलब भागता है एनोड की तरफ, तीनों पॉइंट याद हो गए। एनोड की तरफ भागता है मतलब पॉजिटिव की तरफ भागता है, ये आपका अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब आपने इस जेल को उठाया और रख दिया किसमें, यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर के ऊपर, यूवी रेडिएशन साइड, और आपका डीएनए जो है जगमगाने लग गया। अगर आपका ये पूरा का पूरा बैंड जो है ऑरेंज 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 दिखने लग गया, जैसे कि लास्ट स्लाइड के अंदर हमें दिख रहे थे, इसका मतलब डीएनए प्रेजेंट था। अगर सिर्फ आपको नीले नीले बैंड्स दिखाई दे रहे थे नेकेड आइज से, और जैसे ही आपने इसको यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर में रखा कोई ऑरेंज बैंड नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब सिर्फ आपकी डाई मूव करी है, ये जाइलिन साइनॉल मूव कर गई, ब्रोमोफिनॉल ब्लू मूव कर गई, कोई डीएनए उसमें था ही नहीं, आपका डीएनए आइसोलेट ही नहीं हुआ था। तो ऐसी भी काफी बार गलतियां हो जाती हैं, और बाकायदा रिसर्च में ऐसी छोटी मोटी गलतियां मास्टर्स लेवल पर स्टूडेंट से हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डीएनए को निकालना इज नॉट एन इजी प्रोसेस, जब आप खुद निकालेंगे तो आपको पता लगेगा एक्सपर्टाइज की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और डीएनए तो आप तब भी निकालोगे 1-2 टेक में आराम से सीख करके। आरएनए आइसोलेशन इज अ वेरी बिग डील। आरएनए अगर आपने परफेक्टली आइसोलेट कर लिया तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम अगरोस जेल, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। क्या हुआ, अब यहां पर आपको पता लग गया कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, कि हाँ भाई मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं। आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स। आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो कितना, समझ लो 75 किलो डाल्टन, यहाँ पे आपका कम है तो कितना, एग्जैक्टली 45 किलो डाल्टन पे कौन सा बैंड आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बैंड को सेपरेट कर सकते हैं। या आपका जो डीएनए है उसके अगेंस्ट आप एक रेडियो एक्टिव प्रोब भी तैयार कर सकते हो। रेडियो एक्टिव प्रोब आपका स्पेसिफिकली आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के सीक्वेंस पर ही जाकर बाइंड करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका काफी सारी चीजें हैं जिससे आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाएगा। समझ लो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, इतने जेल को आप काट लोगे, ठीक है, इतनी जेल को आप काट लोगे, इसे क्या बोल दिया, इल्यूशन। फिर ये जो जेल का पार्ट आपने काटा है, इसमें डीएनए भी है, इसमें आपका जेल का बचा हुआ मटेरियल भी है, बफर भी है, आपका अगरोस भी है, उसको आप क्या करोगे, सेपरेट कर लेते हो। देयर आर टेक्निक्स जिससे सिर्फ डीएनए बाहर आ जाए, जेल का मटेरियल आपका डिसॉल्व हो जाए। These purified DNA fragments are used to construct recombinant DNA by joining them with cloning vectors। यहां से मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से मिल गया, अब उसको मैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर के साथ क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, यही बात है, ठीक है। ये बात यहां पर बस देखी गई। अब यहां पर हमें बात करनी है क्लोनिंग वेक्टर्स की, कि आखिर कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर मौजूद होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे कॉमनली जो क्लोनिंग वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो है आपके बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और आपका बैक्टीरियोफेज यानी वायरस, क्योंकि उसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है। तो कैसे इनका इस्तेमाल करना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट।